तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट के अंदर। एंड कुदरत भी यही चाहती है कि हम लोग बार बार मिलते रहें, इसीलिए इस वीक की हमारी ये सेकंड एक्स्ट्रा क्लास है। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि हम लोग एक अच्छी पेस के ऊपर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पा रहे हैं और आपके ऊपर भी एडिशनल बर्डन नहीं आ रहा है, बिकॉज एक सब्स्टिट्यूटेड क्लास के रिप्लेसमेंट में ही मेरी क्लासेस लग रही हैं। सो मेरा भी पर्पस पूरा हो जा रहा है आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने का, आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का। एंड आई होप आपका भी पर्पस फुलफिल हो रहा होगा, बहुत ज्यादा मुझसे मुखातिब होने का, बार बार मिलने का एंड बॉटनी को एक अच्छी पेस पर पढ़ने का, अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने का। कल यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूट के बारे में एक डिटेल्ड अकाउंट समझ लिया था। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के पहले टॉपिक यानी रूट के स्ट्रक्चर को समझा, रूट के बेसिक फंक्शंस को समझा एंड रूट की एसेंशियल मॉडिफिकेशंस को समझा कि भाई प्रॉप रूट्स हम किसे कहते हैं, बनियान ट्री में किस हिसाब का रोल अदा करती हैं, स्टिल्ट रूट हम किसे कहते हैं, मेज और शुगर केन में किस तरह का रोल अदा करती हैं, आपकी टैप रूट या एडवेंटिशियस रूट किस किस प्लांट के अंदर स्टोरेज का काम कर सकती हैं, एंड जो आपकी न्यूमेटोफोर्स थी वो आपकी किस हिसाब से रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही थी। इन सारी की सारी मॉडिफिकेशंस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज सेम तरीके की चीजें हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, और ये काफी छोटा टॉपिक है बिकॉज यू नीड टू रिलेट दिस टॉपिक डायरेक्टली टू रूट। हम लोगों के दिमाग में एक फ्रेम बना हुआ है, राइट? आपको पता है कि हमने रूट में सबसे पहले रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर हमने रूट के फंक्शंस पढ़े थे, फिर हमने देखा था कि रूट अपने नॉर्मल कामों से हटकर मॉडिफाई होकर क्या क्या काम और कर सकती थी एंड उसके एग्जांपल्स। तो ये फ्रेम हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे। अब इसी फ्रेम के ऊपर हमें स्टेम की डिस्कशन करनी है और कुछ भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो यहां से नीट में पूछे जाते हैं वो है आपके एग्जांपल्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है विद सम एग्जांपल्स ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन एंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो इन सारे एग्जांपल्स को आज हम कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि आप इन एग्जांपल्स को जिंदगी भर ना भूलें। कुछ ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको सारे एग्जांपल्स ऑन टिप्स करवा दूंगा एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगा, जिससे आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स को रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन के साथ देख पाए और आपको कॉन्फिडेंस आ पाए कि अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उस क्वेश्चन को फोड़ दूंगा। आई वॉन्ट दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट आउट ऑफ यू ऑल। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस पूरे के पूरे टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। ऑल राइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो सब लोग यार जोश के अंदर आ जाओ। अगर आप लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो और काफी सारी नई चीजें सीखने के टेम्परामेंट के साथ इस लेक्चर में आए हो, तो सबसे पहले तो रंग बिरंगे लाल कलर के दिल जो है, पीले कलर के दिल जो है उड़ा दो चैट सेक्शन के अंदर, या फिर बड़ा सा थम्स अप भेज दो, जिससे कि हम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली इस लेक्चर को स्टार्ट कर पाए, बहुत अच्छे तरीके से हम स्टेम को कंसोलिडेट कर पाए, समझ पाए एंड देन आफ्टर हम पंचायत के एज वेल एज पीवाईक्यूज के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए। इस टॉपिक की आज हम धज्जियां उड़ा देंगे, जिससे कि हम अगले हमारे रियल लेक्चर के अंदर, जो हमारा एक्चुअल में लेक्चर होता है थर्सडे को, उस दिन हम लोग लीफ के बारे में चर्चा करें, देन फ्लावर के बारे में एंड देन प्लांट फैमिलीज की तरफ हम लोग बढ़ पाए। बिकॉज ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस खुद ब खुद कुदरत ने ला करके दे दी। ये सबसे बेस्ट चीज हुई है आज तक की इस बैच के अंदर, एंड इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मौके को पूरा यूटिलाइज करेंगे, दम लगा के पढ़ेंगे, राइट? चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। एंड यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टेम। तो सबसे पहले तो स्टेम के बारे में सबसे बेसिक बातें जो आपको पता हो सकती हैं वो हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन की स्टेम मॉडिफिकेशन होती किस किस तरीके से है, एंड देन पर्पसेस ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन कि भाई आपका स्टेम मॉडिफिकेशन हुई किस किस वजह से है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट स्लाइड एंड लेट्स ट्राई टू कंसोलिडेट आवर डेफिनेशन ऑफ स्टेम। हमें स्टेम के बारे में क्या पता है वो हम लोग यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भाई स्टेम के बारे में हमें क्या पता है, समझ लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है? इफ दिस इज योर ग्राउंड लेवल, तो हमने आज तक स्टेम के बारे में क्या सीखा है? हमने स्टेम के बारे में यह सीखा है
कि स्टेम सबसे पहली बात तो आपकी ग्राउंड के नीचे नहीं बल्कि ग्राउंड के ऊपर पाई जाएगी, यानी ये क्या है, आपका एरियल पार्ट है एक पर्टिकुलर प्लांट का। यानी आपकी रूट जो कि हमने लास्ट सेशन के अंदर समझी थी वो क्या थी, वो आपकी अंडरग्राउंड पार्ट थी एक प्लांट की। रूट सिस्टम जो है ये यूजुअली ग्राउंड के अंदर पाया जाता है, तो दीज आर योर रूट्स विच आर प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट, एंड ये आपकी शूट सिस्टम कंस्टिट्यूट कर रही है जो कि ग्राउंड के ऊपर पाई जाएगी। तो स्टेम जो है इसको हम क्या कहते हैं, एरियल पार्ट कहते हैं। एरियल मतलब एयर में पाई जाती है, यानी धरती के ऊपर पाई जाती है। अब देखिए ये जो आपका यहां पर हमें एरियल पार्ट देखने को मिल रहा है, क्या यहां पर अलग अलग पोजीशंस पर नोड्स अवेलेबल होंगे? बिल्कुल अवेलेबल होंगे। यहां पर क्या अलग अलग पोजीशन पर नोड अवेलेबल होंगे? दोस्त बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे। एंड नोड्स का काम क्या है, यहां से आपकी लीव्स ओरिजिनेट हो रही होंगी। तो यहां पर ये जो नोड्स है, क्या यहां से आपकी लीव्स ओरिजिनेट हो रही होंगी? बिल्कुल ओरिजिनेट हो रही होंगी। यहां पर अगर आप देखें तो क्या आपको फ्लावर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अगर मैं लाल कलर का एक फूल बनाना चाहूं तो क्या वो फूल मुझे यहां पर देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। एंड इस फ्लावर के नीचे भी क्या छोटी छोटी लीव्स लगी होंगी? बिल्कुल लगी होंगी। इस हिसाब का स्ट्रक्चर हमारी स्टेम का होता है। अब अगर आप इसके मेन पार्ट्स को लेबल करने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो मेन पार्ट था इस पूरे डायग्राम का वो क्या था? वो आपका रूट था। एंड रूट हमें अच्छे तरीके से पता है कि आपका ग्राउंड के नीचे पाया जाता है। इसका मतलब दिस इज योर अंडरग्राउंड पार्ट, इट इज योर अंडरग्राउंड पार्ट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं दोस्त, जहां से आपकी लीव्स अराइज होती हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप प्यार से क्या कहते हैं? इनको आप प्यार से कहते हैं नोड्स। और ये जो दो नोड्स हैं, सबसे पास वाले जो दो नोड्स हैं, इनके बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं? इनके बीच के गैप को हम लोग कहते हैं इंटरनोड। इंटर मतलब बीच में, तो किनके बीच में? नोड्स के बीच में ये जगह पाई जा रही है, इसीलिए इसे इंटरनोड कहा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरनोड। और यहां पर अगर आप टिमटिम पेन से देखना चाहो तो दिस विल ऑल्सो बी एन इंटरनोड। भाई ये वाले दो नोड्स के बीच का स्पेस है, ये वाला इन दो नोड्स के बीच का स्पेस है, तो इन दोनों को ही हम लोग इंटरनोड कह सकते हैं। करेक्ट है। अब देखिए आपके नोड्स हो गए, इंटरनोड्स हो गए। ये जो पार्ट है आपका स्टेम का, इसे हम क्या कहते हैं? लीफ कहते हैं। ये जो आपका पार्ट है स्टेम का, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। एंड अदर देन दैट अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके फ्रूट्स भी पाए जाते हैं। यू नो दैट वेरी वेल। करेक्ट। स्टेम है तो इस पे आपके फ्रूट्स भी पाए जा सकते हैं एंड ब्रांचेस भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर ये डालियां मैं थोड़ी बड़ी बना दूं तो ब्रांचेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहली बात तो हमें यह पता लगती है इस पूरे स्ट्रक्चर को देखकर कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कैसा है? एरियल है। एरियल है मतलब आपका अबव द ग्राउंड ये आपका स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ये आपका एरियल स्ट्रक्चर है, यानी अबव द ग्राउंड आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अबव द ग्राउंड आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आपका स्ट्रक्चर है व्हाट इट विल बियर? इट विल बियर ब्रांचेस, और ब्रांचेस पे क्या होंगी? लीव्स। आपके और क्या हो सकते हैं? फ्लावर्स। यार पेन आज ठीक से काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, कोई अलग कलर ट्राई करते हैं। ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, क्या ये सारी चीजें यहां पर पाई जाएंगी? बिल्कुल पाई जाएंगी। अब अगर आप देखो तो इस स्टेम की एक खास बात होती है। समझ लीजिए आपने एक बीज को बोया, अगर आप उस बीज को बोएंगे तो इनिशियल जो आपको स्टेम देखने को मिलेगी, क्या वो हरी भरी हर्बेशियस फोटोसिंथेटिक स्टेम होगी? बिल्कुल होगी। आपको पता है कि एक प्लांट का हर ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखता है। हर ग्रीन प्लांट पार्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की ऑर्गेनेल होती है और क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो कि उसकी फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो जब आप एक प्लांट को ग्रो करते हुए देखते हो इनिशियल लेवल पे, तो उसकी स्टेम हरी भरी होती है, यानी कि ये आपकी कैसी कहलाती है? हर्बेशियस स्टेम कहलाती है। राइट। तो आप यहां पर देखोगे
तो आपको देखने को मिलेगा व्हेन यंग दिस स्टेम इज ग्रीन एंड हर्बेशियस, हरी भरी आपकी नाजुक सी जो है आपको स्टेम देखने को मिलती है। बट जब ये अडल्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर प्लांट, व्हेन प्लांट गेट्स मैच्योर्ड, द स्टेम टर्न्स डार्क ब्राउन एंड वुडी। यानी आपकी एक स्टेम की डेलिकेसी के अंदर भी आपको फर्क देखने को मिला। पहले जो स्टेम थी वो आपकी डेलिकेट थी, यानी आपकी बहुत नाजुक थी, उसको आप फोल्ड कर सकते थे, वो फ्लेक्सिबल थी, वो हरी भरी थी, हर्बेशियस थी। लेकिन जब आप एक बड़े से प्लांट के तने को ऑब्जर्व करते हो, एक बड़े से ट्री के तने के ऑब्जर्व करने जाते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि वो आपकी डार्क ब्राउन हो चुकी है प्लस वुडी हो चुकी है। यानी उसको आप इतनी आसानी से जो है आप मोल्ड नहीं कर सकते, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाती है। तो यहां पर ये दोनों बातें भी हमें पता लग गई। अब ये जो प्लांट है ना, इसमें आपको बड्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप एक पेड़ बनाते हो तो वहां आपको क्या देखने को मिलेंगे, बड भी देखने को मिलेंगे। तो ये अगर आपका ग्राउंड लेवल है तो 2 ग्राउंड लेवल और 2 पर्टिकुलर प्लांट्स हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं। अगर ये आपका ग्राउंड लेवल है और इस पर मैं एक ट्री बना देता हूं, तो ये जो आपका पहला प्लांट है या ये जो आपका पहला ट्री है, इस पे आपके अलग अलग नोड्स होंगे और इन नोड्स से क्या निकल रहे होंगे, पत्ते निकल रहे होंगे या ब्रांचेस निकल रही होंगी। ठीक है, और ये आपका एक पर्टिकुलर पेड़ हो गया, इस पर भी आपके अलग अलग नोड से क्या निकल रहे होंगे, पत्ते निकल रहे होंगे। अब देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बड्स। सबसे पहले बड अगर आप देखें तो वो आपको एक्सिल पर दिखाई देते हैं। यानी ये आपका एक एक्सिल है जहां से पत्ती निकल रही है, यहां पर भी आपको बड देखने को मिल सकता है। ये आपकी एक एक्सिल है जहां पर आपको बड देखने को मिल सकता है। ये आपकी एक एक्सिल है जहां पर आपको बड देखने को मिल सकता है। तो इन बर्ड्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, इन बर्ड्स को हम लोग कह सकते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, जो आपके एक्सिल पर ही पाए जा रहे हैं। तो अगर आप यहां पर एक्सिल्स बना के देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस तरीके की आपकी ये एक्सिस हो जाएगी, इस तरीके की आपकी ये एक्सिस हो जाएगी, इस तरीके की आपकी ये एक्सिस हो जाएगी। हर एक्सिल के ऊपर आपको अगर बड देखने को मिल रहा है, देन यू कैन कॉल दिस बर्ड एज एन एक्सिलरी बर्ड। क्या आप इसे एक्सिलरी बर्ड कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, है ना। और यहां पर आपको एक्सिल्स के ऊपर बड ना दिखाई देकर कहां दिखाई देता है बड, आपका टर्मिनस के ऊपर दिखाई देता है। यानी आपके चुनिंदा बड्स ही होते हैं यहां पर, और ये आपको ऊपर की साइड सबसे अलग दिखाई देते हैं। तो ये टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल बड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल बड कहते हैं। अब इस पॉइंट की इंप्लीकेशन को बहुत गौर से सुनना, बहुत आराम से सुनने की कोशिश करना कि आपकी ये टर्मिनल बड जो है और एक्सिलरी बड जो है, इनकी ओके वॉइस क्रैकिंग, ओके वॉइस क्रैक हो रही है। एक बार थम्स अप देकर के बता दीजिए अगर सब कुछ ठीक है तो। ओके बफरिंग आ रही है, वॉइस लैग हो रहा है। ओके थम्स अप दे दिया है काफी स्टूडेंट्स ने, और हमने भी यहां पर चेक करा लिया है स्टूडियो पर्सन से। द वॉइस इज फाइन, नो क्रैकिंग एट ऑल, है ना। तो आप सभी अनुरोध है, जब ऐसे कमेंट्स आए, ऐसा स्पैम आए, तो आप लोग भी प्लीज थोड़ा सा हेल्प किया कीजिए और बता दिया कीजिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें परफेक्टली फाइन चल रही है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहां पर क्या सीखने वाले थे।
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। मैंने आपको क्या बताया है, मैं एक और बार रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स से अगर थोड़ी बहुत वॉइस क्रैक हुई भी थी, मैं आपको दोबारा से एक बार पूरा कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमको स्टेम की डिटेल्स पढ़नी है। अब स्टेम के बारे में बचपन से हमें काफी सारी बातें पता है जो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने की आवश्यकता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक स्टेम यानी पेड़ का एक तना कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या है। जाहिर सी बात है, एक पेड़ का जो तना है उसका मजबूत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा वजन है। एक पेड़ में काफी सारी शाखाएं यानी ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर हजारों पत्तियां होती हैं, उन शाखाओं के ऊपर आपके खूब सारे फल होते हैं, खूब सारे फूल होते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स को कैरी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक स्टेम के ऊपर होती है। यानी जाहिर सी बात है, आपकी जो स्टेम है उसको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैच्योरिटी के टाइम पे जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता रहता है, उसका तना और मजबूत और विशाल और आपका डार्क ब्राउन हो जाता है, जिससे कि वो खूब सारे वजन को हैंडल कर सके। यानी स्टेम का जो मेन पर्पस है, जो मेन फंक्शन है, वो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसके अलावा अगर आप एक बीज को बोएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार का एक छोटा सा पौधा सबसे पहले ओरिजिनेट हो रहा है। इस पौधे में क्या होंगी? रूट्स होंगी, और ये रूट्स आपकी अंडरग्राउंड पार्ट में जा रही हैं, यानी धरती के अंदर जा रही हैं, इसीलिए इसको हमने बोल दिया रूट सिस्टम। और ये रूट सिस्टम अराइज कहां से होता है? कल हम लोगों ने समझा था, ये अराइज होता है फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ सीड। एक जो बीज है किसी पौधे का, उसको जब आप उगाओगे तो उसके रेडिकल पार्ट से रूट निकलेगी एंड उसके प्लूम्यूल पार्ट से आपकी क्या निकलेगी? शूट निकलेगी। तो आज हम जिस स्टेम की बात करने वाले हैं, ये जो एरियल पार्ट है जो अबव द ग्राउंड आपका ग्रो करता है, ये आपका कैसे ओरिजिनेट हो रहा होगा? ये आपका क्या अराइज कर रहा होगा? फ्रॉम प्लूम्यूल। यस, तो क्या हम लिख सकते हैं? इट विल अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल। यस, और यहां पर अगर आप रूट की बात करते हैं तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं कि इट विल अराइज फ्रॉम रेडिकल? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने एक एनालॉजी भी क्रिएट करी थी जिसमें हमने देखा था आर फॉर रेडिकल, आर फॉर योर रूट। ठीक है, अब देखिए दोस्त, यहां पर आपका प्लूम्यूल से शूट पार्ट बन रहा है, रेडिकल से रूट पार्ट बन रहा है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। तो यहां पर ऊपर आपको जो स्टेम देखने को मिलेगी, इसमें काफी सारे नोड्स होंगे, और नोड से क्या अराइज होती हैं? आपकी पत्तियां और ब्रांचेस अराइज होती हैं। तो इन डॉट्स को, जहां से आपकी पत्तियां अराइज हो रही हैं, इन्हें हम लोगों ने क्या बोल दिया? नोड बोल दिया। और दो सबसे नजदीकी नोड्स के बीच का जो गैप है ना, इसको हमने इंटरनोड बोला। यानी ये भी एक इंटरनोड है, ये भी आपका एक इंटरनोड है। अब यहां पर आपकी लीफ अराइज हो गई, प्लस आपके इन ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स और फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं। आपको पता है ये एक यंग प्लांट है, तो अगर ये एक यंग प्लांट है, एक जवान प्लांट है, तो ये आपका हरा भरा होगा और आपका डेलिकेट भी होगा, यानी खूब नाजुक भी होगा। ये जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होगा, बिकॉज इस पे बहुत सारी चीजें अटैच्ड नहीं है। बट व्हेन इट मैच्योर्स, जब ये मैच्योर हो जाता है आपका स्टेम, तो उस टाइम पर ये डार्क ब्राउन हो जाता है कलर में, एज वेल एज ये वुडी हो जाता है, यानी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, बिकॉज इस पे काफी सारी चीजें आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें आकर के इस स्टेम पे लगने वाली हैं। अब हमने देखा कि इस स्टेम के ऊपर अलग अलग टाइप के बड्स भी हो सकते हैं। पहले एक्सिलरी बड्स जो एक्सिल्स पे पाए जाते हैं, अगर आप एक ऐसे एक्सिस ड्रॉ करोगे तो इस पे भी आपको नोड पे बड देखने को मिलेगा, ऐसे एक्सिस ड्रॉ करोगे इस पे भी नोड पे बड देखने को मिलेगा, ऐसे एक्सिस ड्रॉ करोगे इस पे भी नोड पे बड देखने को मिलेगा। ये जो सारे बड हैं ये कैसे हो गए? एक्सिलरी बड हो गए, क्योंकि ये एक्सिल पे प्रेजेंट है, लीफ एक्सिल पे प्रेजेंट है, जिसको हमने यहां पर ड्रॉ करके दिखाया है। कुछ होते हैं आपके टर्मिनल बड जो आपके एकदम टर्मिनस के ऊपर पाए जाएंगे, यानी एकदम लास्ट पोजीशन पे पाए जाएंगे एक शूट की। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, उसको बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से समझना है, क्योंकि ये थ्योरी मैंने आपको बता दी। नाउ इट इज द टाइम टू अंडरस्टैंड इट्स प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। समझ लीजिए, मैं एक भैंस हूं और मैं एक खेत के अंदर जा रही हूं किसी पौधे को चरने, और उस पौधे को अपनी रक्षा करनी है। अगर उस पौधे को अपनी रक्षा करनी है तो उसको काफी सारे कांटे बनाने पड़ेंगे खुद के ऊपर। अब वो कांटे आप बताइए एक्सिलरी बड्स बनाएंगे या टर्मिनल बड्स बनाएंगे?
खुद अपने हिसाब से दिमाग लगाकर मुझे बताइए। अगर मैं एक भैंस हूं और मैं एक पौधे को खाने जा रहा हूं, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पौधे को खाऊंगा तब मुझे ज्यादा तकलीफ होगी, अगर इसके बड्स कांटों में कन्वर्ट हो जाएंगे, या इसको खाने जाऊंगा तब मुझे ज्यादा तकलीफ होगी? खुद बताइए भाई। एक्सिलरी बर्ड जो है वो जब कांटों में तब्दील होंगे तब मुझे ज्यादा तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि एक्सिलरी बर्ड्स आर मल्टीपल इन नंबर्स। अगर मैं देखूं तो एक पर्टिकुलर पौधे के अंदर अलग अलग पोजीशंस पे से आपकी लीफ निकल रही होती है। अब जहां जहां से लीफ निकलती है ना, इस पार्ट को एक्सिल कहा जाता है। तो यहीं से आपके बड भी निकल रहे होंगे, और ये बड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? आपके कांटों में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी यहां भी कांटा मिलेगा, नीचे लेवल पे, बीच वाले लेवल पे भी, ऊपर वाले लेवल पे भी। अब समझ लो एक पौधा है जो बहुत ऊंचा है, और उस ऊंचे से पौधे के टर्मिनल बड को मैंने कांटे में कन्वर्ट कर दिया, तो भाई मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो नीचे से पौधे को खाऊंगा और चला जाऊंगा। समझ लो मैं अगर भैंस हूं तो मैं इतने पौधे को खाऊंगा और निकल जाऊंगा, क्योंकि कांटा तो ये ऊपर वाला बड बन रहा है ना, नीचे वाले तो सारे के सारे सेफ है। यानी अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, इफ आई एम ए प्लांट, तो उस टाइम पर आई विल मेक श्योर कि मेरे एक्सिलरी बर्ड कांटों में या थॉर्न्स में कन्वर्ट हो। यह मेन कंसेप्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, समझ लीजिए मैं एक पौधा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा नाजुक हूं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सपोर्ट मिले। आपको पता है काफी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो कि खुद से अपनी स्टेम के बलबूते पर खड़े नहीं हो सकते, तो वो काफी सारी बेलों का उपयोग करते हैं, काफी सारी टेंड्रिल्स का उपयोग करते हैं, और कोई डंडी अगर आपने लगा रखी है, कोई तार अगर आपने खड़ा कर रखा है, तो उस पर अपने टेंड्रिल को लपेट करके ये प्लांट जो है खड़े होते हैं। अब मुझे सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा टेंड्रिल चाहिए या दुनिया में सिर्फ एक ही टेंड्रिल चाहिए? ये भी आप खुद बताइए। काफी पौधे आपने लगाए होंगे जिनमें टेंड्रिल्स होती हैं, तो उनके आसपास आप एक छोटी सी लकड़ी गाड़ देते हो, क्योंकि उस लकड़ी को पकड़ के वो जो पौधा है वो चढ़ सकता है, धीरे धीरे ऊपर आ सकता है, और उसकी फसल भी बेहतरीन हो सकती है। भाई आप चाहोगे ना कि अगर आप एक पौधे हो और आपको खूब सारा सपोर्ट चाहिए, तो काफी सारे आपके टेंड्रिल्स डेवलप हो जाए। तो ये तब हो पाएगा जब आप इसको भी एक टेंड्रिल में डेवलप करोगे, इसको भी एक टेंड्रिल में डेवलप करोगे, इसको भी एक टेंड्रिल में डेवलप करोगे, रेदर देन कन्वर्टिंग दिस वन टर्मिनल बर्ड इनटू अ टेंड्रिल। जाहिर सी बात है। अब ये जो छोटा सा कंसेप्ट हमने यहां पर पढ़ा, ये आपको कम से कम 10 जगह में इस्तेमाल करते हुए दिखा दूंगा। आज के ही लेक्चर में मैं आपको 2-3 जगह ये सेम कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, जहां पर आपको सिर्फ ये बात समझनी होगी कि भाई जो आपके एक्सिलरी बर्ड है ये मल्टीपल होते हैं नंबर में, तो जहां आपको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है या जहां आपको सपोर्ट की आवश्यकता है, जहां आपको टेंड्रिल बनाने की आवश्यकता है, वहां एक्सिलरी बर्ड जो है ये कन्वर्ट होते हैं टेंड्रिल में, ये कन्वर्ट होते हैं थॉर्न्स में, ना कि आपका टर्मिनल बर्ड। तो ये कंसेप्ट हमने बहुत बेहतरीन सीख लिया है, तो इसको हम लोग जो है सबसे पहले नोट करके डन कर लेते हैं। एक्सिलरी बर्ड जो है ये आपके हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, कैसे है? मल्टीपल है। ये आपके कैसे देखने को मिल रहा है? मल्टीपल है। और टर्मिनल बर्ड, भाई नाम ही टर्मिनल है, एकदम कोने पे पाया जाएगा, तो ये आपका क्या देखने को मिलता है? यूजुअली आपका सिंगल देखने को मिलता है। ठीक है। सो मल्टीपल में आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर एक पॉइंट बना दीजिए, व्हेन वी नीड more tendrils for support, when we need more tendrils for support or more thorns for protection, we basically convert or we basically modify auxiliary birds into thorns and tendrils। अगर हमें बहुत ज्यादा टेंड्रिल्स की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा थॉर्न्स की आवश्यकता है, तो हम एक्सिलरी बर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे थॉर्न्स और टेंड्रिल्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा है नंबर में, और यहां पर टर्मिनल बर्ड सिर्फ एक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करना चाहेंगे। तो ये आपके स्टेम का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? हमने ये पढ़ा कि आपकी स्टेम जो है भाई,
ये आपकी जवानी में जो है थोड़ी जब मैच्योर हो जाती है तो ब्राउन हो जाती है, और यहाँ पे एकदम बचपन में आप देखोगे एकदम यंग आप स्टेम को देखोगे तो ये हरी भरी होती है, जिसके ऊपर नोड्स पाए जाते हैं जहां से आपकी ब्रांचेस या पत्तियां अराइज हो रही होती हैं। इन पत्तियों की जो एक्सिल है यहाँ पर आपको एक्सिलरी बड भी देखने को मिल सकते हैं, या टर्मिनस पे आपको टर्मिनल बड भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपकी ब्रांचेस होंगी, फ्लावर्स होंगे, लीव्स होंगे, फ्रूट होंगे जो यहाँ पर देखने को हमको मिलेंगे। तो ये सारी बातें भी हमने लिख ली है। ऑलराइट, एंड यहां पर दोनों प्रकार के बर्ड्स की भी हमने चर्चा कर ली। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शैल अंडरस्टैंड इन डेप्थ इज द फंक्शन ऑफ अ टिपिकल स्टेम। स्टेम के फंक्शंस की हम लोग बात कर लेते हैं, और उन सारे फंक्शंस को हम यहां पर लिख लेते हैं जो कि हमने बचपन से लेकर के आज तक सुने हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेम। खुद बताइए दोस्तों, आपने आज तक स्टेम के कौन कौन से फंक्शंस के बारे में सुना है? और बहुत ही बेसिक रखेंगे हम इस पूरे के पूरे आर्टिकल को, इस पूरी की पूरी स्लाइड को। आपको किताब को नहीं देखना है, आपको अपने लेवल पे, आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से बताना है कि भाई आपकी स्टेम जो है वो किस किस काम आती है। खुद सोचो और बताने की कोशिश करो। समझ लो मैं एक पेड़ हूं और मेरी काफी सारी शाखाएं हैं। ये जो मेरे हाथ हैं ये मेरी 2 ब्रांचेस है, एंड इनके ऊपर ये जो फिंगर्स हैं ये लीफ है। अब इतनी बड़ी शाखाओं को और इन लीव्स को सस्टेन करने के लिए मेरा जो तना है ये क्या होना चाहिए? सपोर्टिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो कि किताब से हटके हम लिख रहे हैं वो ये है कि आपकी स्टेम जो है ये आपकी इट शुड बी स्ट्रांग एंड स्ट्रेंदी। भाई ये आपकी क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए एंड स्ट्रेंदी होनी चाहिए, अच्छी खासी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारे वजनदार जो पार्ट्स हैं एक पर्टिकुलर प्लांट के वो जुड़े हुए होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी ये जो स्टेम है ये क्या क्या बियर करेगी। भाई ये जो आपकी स्टेम है इसी पे तो सारी की सारी पेड़ की दुनियादारी टिकी हुई है, यानी इट बियर्स योर ब्रांचेस। और इन ब्रांचेस पे इनफैक्ट क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? इट बियर्स ब्रांचेस which in fact bears leaves, flowers, fruits, buds etc। यानी ये जो पेड़ का मोटा सा तना है इस पे काफी सारी शाखाएं, काफी सारी ब्रांचेस लगी हुई होंगी, और उन ब्रांचेस पे फर्दर लीव्स, फर्दर फ्रूट्स, फर्दर आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स अटैच होंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अ पर्टिकुलर स्टेम डू इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर minerals and photosynthesis from root to leaves। यानी अगर आप यहां पर एक टिपिकल प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना चाहो तो ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया जो हम यहां पर बना सकते हैं। अब इस ग्राउंड के नीचे आपकी क्या मिलेंगी? रूट्स मिलेंगी। यस, तो हमें लेट से यहां पर काफी सारी क्या मिल गई? रूट्स मिल गई। अब ये जो रूट्स है इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा? इसके ऊपर हमें स्टेम देखने को मिलेगी। लेट से आपकी यंग स्टेम है तो अच्छी खासी हरी भरी ये स्टेम है, एंड यहां पर ये एक लीफ है जिसके अंदर हमको खाना तैयार करना है। अब वी नो वेरी वेल कि रूट जो है ये आपकी सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। अगर ये आपकी वाटर और मिनरल्स यहां से एब्जॉर्ब हो रही हैं रूट के अंदर और इसको हमें पहुंचाना है लीफ तक, तो क्या ये स्टेम से होकर ही लीफ तक जाएंगी? भाई सीधा आपका कोई कनेक्शन है जो रूट और लीफ को जोड़ रहा है, उसका नाम स्टेम है ना। तो अगर आपको कोई भी चीज रूट से स्टेम तक पहुंचानी है, लीफ तक पहुंचानी है, तो बीच में स्टेम तो आएगा ही, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन पाथ है। ठीक है,
ये आपकी स्टेम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन पाथ है। फोटोसिंथेट्स का मतलब ऐसी चीजें जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। फोटोसिंथेट्स ऐसे केमिकल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। तो केमिकल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर photosynthesis need to be sent to leaves, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है तो लीव्स तक इन फोटोसिंथेट्स को पहुंचाना बहुत जरूरी है, जो कि किसके थ्रू जाएंगे, आपका स्टेम के थ्रू ही लीव के अंदर पहुंचेंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल काम होते हैं जो कि आपकी स्टेम कर सकती है, उसको भी आप बताइए। अब आपको पता है कि लीव जो है ये खाना बनाती है। अब लीव खाना बना के कहां कहां पहुंचा रही थी भाई, लीव जो है खाना बना के लगभग हर जगह पहुंचाती है। अगर लीव खाना बनाएगी तो ये आपका रूट में भी भेजेगी खाने को, क्योंकि हर प्लांट टिश्यू को किसकी जरूरत है, खाने की जरूरत है। तो ये जो खाना बनाएगी ना, इस फूड को ये आपका स्टेम में भी भेजेगी, इस फूड को ये आपका रूट में भी भेजेगी। तो ये जो फूड है जो बना है ये लीव से आपका स्टेम और रूट के अंदर भी जाता है। तो क्या ये यहां पर स्टोर हो सकता है, बिल्कुल स्टोर हो सकता है। सो यू कैन स्टोर द फूड ऑल्सो। प्लस जैसा हमने देखा कि ये कभी कभी आपके क्या हो सकते हैं, थॉर्न्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो क्या ये स्टेम जो है ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है एक पर्टिकुलर प्लांट के, बिल्कुल कर सकती है, प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर सकती है। और आपको पता है काफी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें आप नॉर्मली एक प्लांट की स्टेम को काट करके अगर जमीन में लगाएंगे तो नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ना कभी अपने जीवन में एक गुलाब की डंडी को काट करके जमीन में जरूर लगाया होगा, और नहीं लगाया है तो सुन लीजिए कि प्लांट जो है, चाहे वो हायर प्लांट ही क्यों ना हो, वो काफी बार असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हुआ देखा जा सकता है। तो एक रोज का प्लांट है, अगर मुझे उसे बहुत जल्दी उगाना है तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से नहीं भागूंगा, मैं रोज प्लांट की एक डंडी लूंगा और उसे जमीन में गाड़ दूंगा, और कुछ दिन बाद मुझे दिखाई देगा कि वो जो डंडी थी उसके नीचे से रूट्स ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो चुकी हैं, और वो जो डंडी थी उसने एक मेन स्टेम का रूप धारण कर लिया है जिसके ऊपर ब्रांचेस ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। सो अल्टीमेटली आपका रोज जो है उसको आप एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल भी इस्तेमाल करते हो। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा रोज के प्लांट्स उगाने हैं तो आप एक नॉर्मल रोज के प्लांट की स्टेम की टुकड़े जो है ये आप मिट्टी में बो सकते हो, ये आप मिट्टी में लगा सकते हो। तो आपका ये जो है एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी काम करते हैं, ये आपका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के तौर पे भी काम करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के तौर पे भी काम करते हैं। है ना, ये वो सारी की सारी बातें हैं जो कि हमें स्टेम के बारे में बचपन से पता है। इसमें कोई भी बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है जो कि हमने अभी तक पढ़ी है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑफ एनसीईआरटी। कि भाई स्टेम के बेसिक्स को हम लोग अगर समझना चाहें तो एनसीईआरटी में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। देखिए स्टेम क्या होती है। स्टेम आपकी असेंडिंग पार्ट होती है एक प्लांट की। असेंडिंग पार्ट मतलब जो ऊपर की तरफ जा रही है, जो ग्राउंड से अपोजिट जा रही है, मतलब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, और सन की तरफ जा रही है यानी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, ये हमें पता है, राइट। तो ये बात हमारी डन है। इसी के ऊपर ब्रांचेस आपकी प्रेजेंट होती है, स्टेम ही ब्रांचेस को बियर करती है, और ब्रांचेस पे ही आपकी पत्तियां होंगी, ब्रांचेस पर ही आपके फूल होंगे, ब्रांचेस पर ही आपके फल होंगे, यानी स्टेम ही आपका मेजर प्लांट का जो कार्यभार है ये संभालती है। ठीक है, प्लूम्यूल जो है इससे पूरा का पूरा शूट सिस्टम तैयार होता है, तो इसी से आपकी स्टेम भी तैयार हो रही होगी। अब इस टिपिकल स्टेम के ऊपर क्या होंगे, नोड्स प्रेजेंट होंगे जहां से आपकी पत्तियां और ब्रांचेस अराइज होती हैं, और दो नोड के बीच के गैप को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। तो ऐसा रीजन स्टेम का जहां से लीव जो है ये आपकी बॉर्न होती है, ये ओरिजिनेट होती है, इसे नोड कहा जाता है, और दो नोड के बीच के गैप को इंटरनोड कहा जाता है। स्टेम जो है इस पे बड पाए जाते हैं, या आपका
टर्मिनल बड भी हो सकता है जो सिंगल होगा क्योंकि टर्मिनस पे पाया जाएगा, और ये आपके एक्सिलरी बड्स भी हो सकते हैं जो मल्टीपल हो सकते हैं, जो जहां जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही होगी वहां वहां उस लीफ की एक्सिल के ऊपर पाए जाएंगे। ठीक है। स्टेम इज जनरली ग्रीन जब ये यंग होती है, और जब ये स्टेम बड़ी हो जाती है तो ये आपकी वुडी हो जाती है और डार्क ब्राउन हो जाती है। तो फंक्शन जो है आपकी स्टेम के क्या है, अभी तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है, फंक्शंस आपके स्टेम के क्या है कि भाई ब्रांचेस जो है ये आपकी स्टेम पर अवेलेबल होती हैं जिनमें आपके लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स और बड्स पाए जाएंगे। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। अगर आपको रूट से लीफ तक वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेट्स को भेजना है तो स्टेम को बीच में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक रास्ते के तौर पे कंसिडर करना पड़ेगा। ये आपका स्टोरेज भी कर सकती है फूड क्या मॉडिफाई हो करके, प्लस बिना मॉडिफाई हुए भी आपका कुछ जो खाना लीफ से बन करके स्टेम में आ रहा है वो वहां स्टोर हो जाएगा। ये सपोर्ट भी दिखा सकती है क्योंकि तना काफी मोटा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकती है। काफी केसेस में हमने देखा है कि स्टेम आपकी थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी ये काम आती है, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये काम आती है, प्लस एज एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी ये काम आती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है अभी तक? यस, हम लोगों ने ये सारी की सारी बातें पढ़ ली है। अगर आप अब आगे समझना चाहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को तो आपको एक थम्स अप देना होगा जिससे मुझे ये आइडिया लग जाए कि यहां तक की सारी बातें आपको बहुत क्लैरिटी के साथ पता लग चुकी है। तो एक बार प्लीज मुझे थम्स अप दे दीजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है। बस यहां तक कुछ था नहीं, वैसे अगर टेक्निकली देखोगे तो बचपन से सारी बातें पता है भाई। अगर आपने जिंदगी में एक भी पेड़ उगते हुए अपनी आंखों के आगे देखा है, आपको ये सारी बातें बाय डिफॉल्ट समझ में आनी चाहिए। हमने कुछ भी नया, कुछ बेहतरीन नहीं पढ़ा है, बस हम चीजों को बेसिक से उठाना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने खूब टाइम इस कंसेप्ट को दिया। अब वो चीजें आती हैं जो आपको जेन्युइनली पता होनी चाहिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई उसमें से एक्सिलरी और टर्मिनल बड वाले कंसेप्ट के अलावा कोई भी चीज आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बन के आता है। पीवाईक्यूज अगर आप उठा के देखोगे, यहां से क्वेश्चन आपको आते हुए दिखाई देंगे इन डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ प्लांट। जहां जहां भी आपको प्लांट के बारे में बताया जाता है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही हो, चाहे वो मॉर्फोलॉजी की बात हो रही हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही हो, चाहे वो आपकी इकोलॉजी की बात हो रही हो, जहां भी प्लांट का जिक्र आएगा आप कम से कम 5-6 चैप्टर्स में आज की कंसेप्ट्स को रिपीट होता हुआ जरूर देखोगे। ऐसी काफी सारी बातें हैं जो मैं आपको कम से कम 5-6 बार और बताऊंगा, तो उनको अगर आप आज ही सुन लेते हो, आपकी लाइफ की आधी समस्याएं जो हैं वो क्रैक हो जाएंगी। आपको आगे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझिए, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम जो है ये आपके स्टोरेज के लिए हो सकती हैं, यानी ये क्या कर सकती हैं, फूड स्टोर कर सकती हैं। अब सर आपने तो बताया कि नॉर्मली भी आपकी जो स्टेम है वो फूड स्टोर करती है। भाई नॉर्मली भी आपकी जो स्टेम है वो फूड स्टोर कर सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं जो कंप्लीटली अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लेती हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ फूड ही स्टोर करना है। तो वहां पर सिंस उनका सोल पर्पस चेंज हो चुका है, ये जो स्टेम है ये आपकी प्रोटेक्शन में हेल्प नहीं करेगी, ये जो स्टेम है ये आपको कोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगी, ये जो स्टेम है ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी, इसका इकलौता मकसद हो जाता है फूड को स्टोर करना। सो दैट्स व्हाई यहां पर इसको आप एक मॉडिफिकेशन में काउंट कर रहे हो। तो यहां पे आपकी जो स्टेम है ये अंडरग्राउंड हो जाती है। अंडरग्राउंड स्टेम modifies to store food in it, to store food in it। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे भाई, ये सारी की सारी चीजें जो आपको एक जैसी दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको इस कलर का क्या दिखाई दे रहा है, अदरक दिखाई दे रही है, यानी आपकी जिंजर दिखाई दे रही है। इसी कलर का मिलता जुलता आपको क्या दिखाई दे रहा है, जमीन कंद दिखाई दे रहा है।
इसी कलर का मिलता जुलता आपको क्या दिखाई दे रहा है, पोटैटो दिखाई दे रहा है। इसी कलर की मिलती जुलती आपको क्या दिखाई दे रही है, अरबी दिखाई दे रहे हैं, यानी कोलोकेसिया दिखाई दे रहा है। इसी कलर की मिलती जुलती आपको क्या दिखाई दे रही है, हल्दी दिखाई दे रही है। तो ये जो सारे डायग्राम हैं ये एक्चुअल में स्टेम्स के डायग्राम हैं। तो अगर आप देखो देन यू कैन बेसिकली मार्क दिस पर्टिकुलर डायग्राम एज अ स्टैंडर्ड डायग्राम टू मेमोराइज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन एज अ स्टोरेज। अंडरग्राउंड, ग्राउंड को आप क्या बोलते हो भाई, जमीन के अंदर पाया जाएगा आपका ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। तो ग्राउंड को आप बोलते हो जमीन। तो पहला जो एग्जांपल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, जमीन कंद हो जाएगा, जमीन कंद हो जाएगा। और जमीन कंद जो है उससे मिलती जुलती सारी चीजें यहां पर लिख लो। जमीन कंद का स्ट्रक्चर याद हो गया, इसी से मिलता जुलता है आपका क्या, आलू, इसी से मिलती जुलती है आपकी जिंजर। तो यहां पर हो गया पोटैटो, यहां पर हो गई जिंजर। और यूजुअली आपको कोलोकेसिया और टर्मरिक याद नहीं होती, इसीलिए मैंने यहां पर इनकी भी शक्लें जो है लगा दी हैं, जिससे कि आप जब खुद रिवाइज कर रहे हो तो आपको इनकी शक्लें ऑटोमेटिकली याद हो जाए। ये क्या हो गया आपका, कोलोकेसिया हो गया, और ये क्या हो गया आपका, टर्मरिक हो गया। ये आपका क्या हो गया, टर्मरिक हो गया। तो इन दोनों को ही आप यहां पर भी लिख सकते हो। आपका क्या हो गया, कोलोकेसिया हो गया, और आपका टर्मरिक हो गया। ये 5 जो एग्जांपल्स हैं ये आपके किस चीज के एग्जांपल्स हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। भाई मोटी मोटी सी इनकी स्टेम देखने को मिल रही है। यूजुअली स्टेम आपकी कैसे देखने को मिलती है, अगर आप यंग हर्बेशियस प्लांट की बात करो, पतली सी हरी भरी आपको स्टेम देखने को मिलती है। ये जो स्टेम है ये पहली बात तो आपको अंडरग्राउंड मिलेगी, जमीन के अंदर। चाहे आप जिंजर की खेती देख लो, चाहे आप पोटैटो की खेती देख लो, आप आलू को कैसे निकालते हो, जमीन खोद के अंदर से निकालते हो, राइट। तो जिंजर भी एक जैसा दिख रहा है, आलू भी एक जैसा दिख रहा है, जमीन कंद भी, अरबी भी, और आपकी टर्मरिक यानी हल्दी जो है ये भी आपकी एक जैसी दिखाई दे रही है। पांचों का कंपैरिजन मैंने यहां पर दिखा रखा है। और ये पांचों किस तरीके से आपके डिफरेंट हैं, ये पांचों आपके नॉर्मल स्टेम से किस तरीके से डिफरेंट है, ये अंडरग्राउंड है, और ये आपके फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई कर दिए गए हैं। भाई नॉर्मल जो है स्टेम उससे आपके अलग दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये आपके डिफरेंट है। अगर आप देखोगे तो हमने बात करी थी कि स्टेम जो है वो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराने में भी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होती है। और अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स जो है ये आपके प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये है आपका आलू, और इस आलू के अंदर एक खास चीज होती है जिसको हम कहते हैं आलू की आंख। यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, आई ऑफ पोटैटो कहते हैं। अब ये आपकी जो आई ऑफ पोटैटो है ना, ये आपकी जर्मिनेट कर सकती है। इसको अगर आप जमीन में उगाओगे, अगर आप इसको जर्मिनेट कराओगे तो आपको क्या न्यू पोटैटो का प्लांट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो आपको अगर नए आलू को उगाना है तो आप आलू के टुकड़े टुकड़े करके जमीन में डाल सकते हो, पर उन टुकड़ों के अंदर एक शर्त है कि ये आंख होनी चाहिए, ये आई होनी चाहिए। ये आई क्या करती है, आपका जर्मिनेट करके नया पोटैटो तैयार कर देती है, राइट। सिमिलरली जैसा हमने बात करी थी कि अगर आप एक रोज की डाली को काटेंगे और उसको जमीन में उगाएंगे तो भी आपका एक नया रोज प्लांट देखने को मिल सकता है। सिमिलरली आपके काफी सारे जो स्टेम्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको आप एज एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन यूज कर सकते हो। यानी उनको आप हार्श कंडीशन को सरपास करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। समझ लीजिए एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके नए प्लांट का उगना बहुत ज्यादा संभव नहीं है, जैसे कि आलू की खेती करना अभी बहुत ज्यादा संभव अगर नहीं है तो आलू हमारे पास है ही, इसके ऊपर ये जो बैठी हुई है ना आंख आलू की, जिसे हम आई ऑफ पोटैटो कह रहे हैं, ये तो आपकी आलू के साथ साथ स्टोर हो रही है। आपको जब भी आलू की खेती करनी हो आप इस आंख को काट करके जमीन में डाल दीजिएगा, आपका नया आलू तैयार हो जाएगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो यहां पर काफी सारे आपके स्टेम के जो पार्ट्स हैं ये एज एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो इनमें आप क्या लिख सकते हो, मैनी प्लांट्स यूज their stem structures
to tide over unfavorable conditions. So that they can germinate when favorable condition arise. यानी जब आपकी अनफेवरेबल कंडीशन है उस टाइम पर स्टेम के कुछ स्ट्रक्चर्स जो है ये हेल्प करेंगे एक प्लांट को टू सस्टेन. जैसे ही आपकी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वैसे ही आप उन स्टेम स्ट्रक्चर्स को बो सकते हो एंड अल्टीमेटली यू कैन गेट द न्यू प्लांट. आपको नए प्लांट जो है वो देखने को मिल जाएंगे. तो इनको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि काफी सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें राइजोम्स पाए जाते हैं, जैसे आपके जिंजर के अंदर ही पाया जाता है. काफी सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें ट्यूबर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपके पोटैटो ट्यूबर देखने को मिलते हैं. काफी सारे ऐसे प्लांट हैं जैसे कि ऑक्जेलिस, इसकी जो स्टेम है ये भी आपका पेरिनेशन के ऑर्गन के तौर पे काम आती है. ये भी इसे उगने में हेल्प करती है इन द फेवरेबल कंडीशन. ये आपके कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स हो गए. अगर आप देखेंगे तो आपके और एग्जांपल्स किसके होंगे? सपोर्ट के होंगे. अब यहां पर हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी दोस्त. मैंने आपको बताया था कि अगर आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके एक्सिलरी बड्स जो है वो सपोर्ट के लिए टेंड्रिल में कन्वर्ट हो. राइट? यानी यहां पर हमने देखा था कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आप इस बड से सपोर्ट लेंगे तो आपको सिर्फ एक टेंड्रिल देखने को मिलेगी. यहां पर आपकी सिर्फ एक ही टेंड्रिल जो है ये बन पाएगी. लेकिन अगर आप यहां से सपोर्ट लेंगे तो मल्टीपल टेंड्रिल्स जो है आपकी क्या हो जाएंगी? ओरिजिनेट हो जाएंगी, जो कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट दे पाएंगे. सो अल्टीमेटली यू कैन करेक्ट द थिंग ओवर हियर कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप एक्सिलरी बड से सपोर्ट लोगे. एक्सिलरी बड आपके टेंड्रिल में कन्वर्ट होंगे, ना कि टर्मिनल बड. तो अगर आप यहां पर लिखते हो इसके बारे में तो आप लिख सकते हो एक्सिलरी बड्स. आप लिख सकते हो axillary buds gets converted into a thin slender यानी पतली and long spring like structure called टेंड्रिल. और ये टेंड्रिल आपको कहां कहां देखने को मिलती है? ये टेंड्रिल आपको स्पेसिफिकली दो टिपिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है. और दोनों आपके किससे स्टार्ट होते हैं? जी से स्टार्ट होते हैं. तो आप इसे एक ट्रिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप दो जी बनाइए टेंड्रिल में और आप पहले जी में इसका पूरा नाम लिख दीजिए, दैट इज योर गॉड्स, एंड दूसरे जी में आप लिख दीजिए ग्रेप वाइन. यानी आपने अंगूर की जो बेल देखी है वो बेसिकली क्या है? आपकी स्टेम टेंड्रिल है. और आपने गॉड्स, जैसे कि अलग अलग टाइप के गॉड्स क्या हो गए? आपका पंपकिन हो गया यानी कद्दू हो गया, आपका वाटरमेलन हो गया यानी आपका तरबूज हो गया, एंड आपका कुकुम्बर जो हो गया, खीरा हो गया. यानी नॉर्मली अगर आप देखो तो आपके खीरा ककड़ी की जो फैमिली हो गई प्लस आपके तरबूज खरबूज की जो फैमिली हो गई, गॉड फैमिली इनको कहा जाता है. लौकी भी आपकी इसी में आती है क्योंकि उसे क्या कहा जाता है? बॉटल गॉड कहा जाता है. टिंडा भी आपका इसी में आता है क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? राउंड गॉड कहा जाता है. तो जो गॉड की फैमिली है जिसमें आपकी सबसे आपकी नापसंदीदा सब्जियां आती हैं, चाहे कद्दू हो, चाहे टिंडा हो, चाहे लौकी हो, चाहे तोरी हो, ये जो आपकी गॉड फैमिली है अलॉन्ग विद आपको पसंद आने वाला जो फल है ना, अंगूर, उसकी
फैमिली के साथ यहां पर टेंड्रिल बना रही होगी, स्टेम टेंड्रिल बना रही होगी। इनको जैसे ही कोई पर्टिकुलर आपका अच्छा सा सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर मिलता है, चाहे कोई लकड़ी वगैरह आपने गाड़ रखी हो, उस पे इनकी एक्सिलरी बड की बनी हुई टेंड्रिल्स फटाफट क्या कर जाती हैं, लिपट जाती हैं और सपोर्ट जो है देना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आप बात करो प्रोटेक्शन की, तो मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा प्लांट्स क्या करते हैं, अपने ऊपर कांटे बना लेते हैं, और ये कांटे भी आपके एक्सिलरी बड से ही बनेंगे। कंसेप्ट आपका एकदम सेम है कि भाई आपके जितने ज्यादा एक्सिलरी बड होंगे उतने ज्यादा कांटे होंगे, और हम चाहते हैं नीचे से ऊपर हर जगह कांटा मौजूद हो भाई, तभी तो जानवर आके बोलेगा ना कि कांटा लगा। अदरवाइज अगर आपका सिर्फ ऊपर टिप पे कांटा बैठा हुआ है, भाई मैं एक प्लांट हूं और मेरे सर पे एक कांटा लगा हुआ है, रॉकेट जैसा एकदम ऊपर कांटा लगा हुआ है, बालों की स्पाइक्स बनी हुई है, लेकिन नीचे आपका कुछ भी नहीं है फॉर द प्रोटेक्टिव पर्पस, तो एक जानवर आकर के मुझे नीचे नीचे का कुतर के चला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। मैं चाहता हूं कि मेरे हाथों पर भी कांटे लगे हों, मेरे पेट पर भी कांटे लगे हों, मेरे पैरों पर भी कांटे लगे हों, जिससे कि कोई जानवर अगर मुझे खाने की कोशिश करे तो जरा सा भी ना खा पाए। एंड ऊपर तो सिर्फ आपका क्या है, एपिकल बड प्रेजेंट है, नीचे अगर पूरी बॉडी पर मुझे आपके कांटे चाहिए तो उसके लिए मुझे एक्सिलरी बड्स को कांटों में कन्वर्ट करना होगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर आपके एक्सिलरी बड जो है, आपके एक्सिलरी बड्स दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग, कांटा है तो आपका मजबूत होना चाहिए तभी तो चुभेगा, वुडी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लकड़ी जैसा होना चाहिए, पॉइंटेड, भाई कांटा ही है तो आपका पॉइंटेड होना चाहिए ना, ब्लंट तो नहीं होना चाहिए, तो आपका स्ट्रॉन्ग, वुडी एंड पॉइंटेड थॉर्न में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड थॉर्न चुभने पर जो आप बोलते हो वही इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, है ना। यहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, दो एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, सिट्रस एंड बोगेनविलिया। राइट, बी और सी कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स हैं जो कि यहां पर क्या हो जाएंगे, आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर आपकी स्टेम मॉडिफिकेशन के, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफिकेशन होना स्टेम की। राइट, अब देखो भैया अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मैं बहुत ज्यादा जल्दी भागना नहीं चाह रहा, मैं आपको आराम आराम से याद करवाते हुए ऊपर लेके के चलूंगा सारे कंसेप्ट्स के साथ। देखो सबसे पहले हमने बोला कि भाई स्टेम जो है ये स्टोरेज कर सकती है और पूर्णतः अपने आप को स्टोरेज के लिए एकदम नतमस्तक कर सकती है। तो यहां पर आपको अंडरग्राउंड स्टोरेज देखने को मिलती है, यानी जमीन में स्टोरेज हो रही है, तो आपका जमीन कंद और उससे मिलते जुलते जो आपके स्टेम्स हैं वो स्टोरेज करते हुए दिखाई देंगे। जमीन कंद हमें यहाँ पे साक्षात दिखाई दे रहा है, इससे ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, अदरक का, इससे ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है आपका आलू का, इससे ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है हमारी अरबी का, और हल्दी जिसको आज तक हमने सिर्फ पिसा हुआ ही देखा है, उसकी स्टेम को विजुअलाइज करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्टेम भी इन सब जैसी ही दिखाई देती है। तो क्या यहाँ पर मिलते जुलते सारे स्ट्रक्चर्स हमें याद हो गए। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब जमीन कंद जो कि सबसे अलग है वो तो वैसे याद हो गया। मिलते जुलते स्ट्रक्चर में क्या आ गई, आपकी अदरक आ गई, आलू आ गया, अरबी आ गई एंड हल्दी आ गई। ये आपके अंडरग्राउंड जो है मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे स्टेम के, जो कि फूड को स्टोर करने में हेल्प कर रहे होंगे। अब आपको पता है कि आपकी स्टेम जो है ये अनफेवरेबल कंडीशंस को टाइड ओवर करने में भी काम आती है, यानी आपका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के तौर पे भी काम आती है, रिप्रोडक्शन भी अच्छे से करवा सकती है। तो अलग अलग स्टेम में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे राइजोम आपको देखने को मिलता है जिंजर में, ट्यूबर आपको देखने को मिलता है आपका पोटैटो में, एंड इसी तरीके से ऑक्सैलिस की जो स्टेम है ये भी आपका टाइड ओवर करने में हेल्प करेगी अनफेवरेबल कंडीशंस को। तो कुछ स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, इन्हें हम यूज कर सकते हैं एज एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। सपोर्ट कैसे मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल, सपोर्ट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल। तो आपकी स्टेम टेंड्रिल यहां पर बन सकती है, बेल यहां पर बन सकती है। अब आपको पता है अंगूर की बेल बोलते हो आप, तो बेल इसके अंदर पाई जाएगी, एंड आपके कद्दू के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, कुकुम्बर के अंदर, खीरा के अंदर, ककड़ी के अंदर, इन सब के अंदर भी आपको बेल देखने को मिलती है। तो वो गॉड और ग्रेप वाइन जी आपकी यहां पर देखने को मिलेगी हमें किसमें, सपोर्ट में।
प्रोटेक्शन की अगर आप बात करोगे तो बी और सी जो कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट है यानी कि बोगनविलिया और सिट्रस, इनमें आपको एक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे कांटों के अंदर, जिनको हम लोग कहते हैं थॉर्न्स। तो यहां पर थॉर्न्स बनते हुए हमको दिखाई दे जाएंगे। ये अभी तक की 4 मॉडिफिकेशंस है। पहला स्टोरेज के लिए, दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए, तीसरा सपोर्ट के लिए और चौथा प्रोटेक्शन के लिए। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, और ये जो 2 डायग्राम्स हैं इनमें से क्वेश्चन बनेगा। बहुत आराम से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन बनता क्या है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। देखिए, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं। एरिड रीजन मतलब ऐसे रीजन्स जहां पर आपको पानी बहुत कम देखने को मिलता है, यानी कि रेगिस्तान का इलाका हो गया, जो डेजर्ट का इलाका है जहां पानी का लेवल काफी कम है, उन्हें हम एरिड रीजन बोलते हैं। ठीक है, जहां पर सूखा पड़ा हुआ होता है। अब वहां पर अगर कोई प्लांट है तो इसमें फोटोसिंथेसिस होना इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आपकी जो स्टेम है वो आपकी मोटी है और पत्तियां यहां पर है नहीं। तो आपकी जब पत्तियां ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? और जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा है तो आपका ये प्लांट सरवाइव कैसे करेगा? दैट्स व्हाई इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो स्टेम है वही मॉडिफाई होके बन जाती है एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक ऑर्गन, जो कि आपका बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाती है। और ये प्लांट्स एरिड रीजन में यानी कम पानी के साथ भी सरवाइव कर पाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स इन एरिड रीजन्स that do not have leaves convert their stem into green photosynthetic structure, into green photosynthetic structure। इस तरीके से आपकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। अब ये जो आपका ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, ये आपका कैसा हो सकता है? ये आपका फ्लैट हो सकता है, यानी आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो सकता है। इट कैन बी फ्लैट इन अपीयरेंस, यस। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ओपुंशिया के अंदर, ये जो आपको देखने को मिल रहा है इस कैक्टस के अंदर, ये जो पतले पतले से फ्लैट सीडी जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके 2 डायमेंशनल पतले पतले फ्लैट जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको किसमें देखने को मिले? ओपुंशिया में देखने को मिले। फ्लैट स्ट्रक्चर्स जो आपको कहां देखने को मिले? ओपुंशिया के अंदर देखने को मिले। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर, ये फ्लैशी सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, यानी आपका गोल मटोल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। एक तरफ तो हमने स्ट्रक्चर देखा जो कि फ्लैट है, आपका डिस्क जैसा है, प्लेट जैसा है, और एक तरफ ये आपका फ्लैशी सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ यूफोर्बिया। इन केस ऑफ यूफोर्बिया, तो ये जो एग्जांपल है जहां पे आपको पतला सा फ्लैट सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये ओपुंशिया की मॉडिफाइड स्टेम है। एंड यहां पर आप देखो, आपको एक 3 डायमेंशनल सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, गोल मटोल बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये ऐसे आपके बॉटल जैसे स्ट्रक्चर है, गोल मटोल स्ट्रक्चर है। तो ये सिलेंड्रिकल जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके किसमें पाए जाएंगे? यूफोर्बिया के अंदर पाए जाएंगे। यानी जो चीज आप किताब से अगर समझते तो आपको बहुत टाइम में समझ में आती, वो हमने 2 डायग्राम से, 2 फोटो से इजीली समझ ली। अगर आप अब इन डायग्राम्स को देखोगे आपको इजीली याद हो जाएगा कि भाई जो ओपुंशिया है इसमें आपकी क्या पाई जाती है? फ्लैट स्टेम पाई जाती है, जो कि आपकी फोटोसिंथेटिक हो गई। फ्लैट डिस्क जैसी इनकी अपीयरेंस है। कोई भी आप यहां पर स्ट्रक्चर पकड़ के देख लो। एंड ये आपकी गोल मटोल है, आपकी सिलेंड्रिकल है। इस प्रकार की जो आपकी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है,
ये किसके अंदर है, ये आपकी यूफोर्बिया के अंदर है। और ये दोनों ही जो केस है ये आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, जहां पर स्टेम ने मॉडिफाई होकर के एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बना लिया है, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा और इनकी एरिड रीजन में सरवाइव करने में हेल्प करेगा, यानी जहां पर पानी कम है ऐसे कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करेगा। अगली जो आपकी कंडीशन है ये है रनर। ठीक है, रनर जो है आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? रनर आपको कहां पर भागते हुए देखने को मिलते हैं, खुद बताइए। रनर जो है, जो भागते हैं रोज सुबह, वो कोशिश करते हैं कि घास के मैदान में भागा जाए। और आपको पता है कि काफी जगह ऐसी होती है जहां पर घासों में आपको छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज भी उगी हुई दिखाई देती हैं। भाई ऑब्वियसली आपकी जो स्ट्रॉबेरीज है वो मैदान पर ही उगती है। काफी घास के ऐसे मैदान होंगे जहां पर आपने स्ट्रॉबेरी उगती हुई नहीं देखी होगी, इसीलिए मैंने एक फोटो यहां पर ऐड कर दी है कि काफी सारे ऐसे ग्राउंड्स भी हैं जहां पर आपको स्ट्रॉबेरी यहीं पर उगती हुई दिखाई देगी, ग्राउंड के ऊपर ही। सो अगर आप देखोगे रनर, तो रनर्स आर सीन ऑन ग्रासी ग्राउंड। ये मैं एनालॉजी के लिए लिखवा रहा हूं। दैट may have strawberries growing on it। और नीचे मैंने यहां पर आपकी एक इमेज डाल दी है कि भाई आपका ग्राउंड जो है उसके ऊपर, घास के ऊपर स्ट्रॉबेरी भी ग्रो कर सकती है। ये जो है आपको क्या देखने को मिल रही है, घास देखने को मिल रही है। दिस इज बेसिकली योर ग्रास। और इस ग्रास में आपकी क्या उगती हुई हमको दिखाई दे रही है, स्ट्रॉबेरीज उगती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर आपकी आंखों के समक्ष है, आंखों के सामने है। तो अगर कोई आपसे रनर की बात पूछे, अगर कोई आपसे बोले कि रनर कहां पर देखने को मिलेंगे, देन देयर आर टू प्राइम एग्जांपल्स। पहला जो एग्जांपल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ग्रास, और दूसरा जो एग्जांपल हो जाएगा ये हो जाएगी आपकी स्ट्रॉबेरी। घास जो है ये आपको पता है कि आपकी ना उग सकती है बार बार। जैसे आपने देखा है कि काफी सारे जो जानवर होते हैं जो घासों को चरते हैं, वो घास का ऊपर का पार्ट जो है वो अक्सर चर के चले जाते हैं, फिर भी घास के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है बार बार ग्रो करने का। अगर आपके घर के आसपास कोई घास का मैदान है, या आपने स्कूल में अगर कभी प्लेग्राउंड में खूब सारी मस्ती करी है, तो आपको आइडिया होगा कि स्कूल की घास को बार बार काटना पड़ता है। अगर आप स्कूल की घास को बार बार नहीं काटोगे तो वो बहुत जल्दी उग जाती है। क्यों? क्योंकि घास में ना स्कैटर्ड फॉर्मेट में आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैंने आपको बताया था जो बार बार आपके उग सकते हैं, है ना, जो कि और सेल डिवीजन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, दोबारा से ग्रोथ ला सकते हैं। तो इसी प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ये स्कैटर्ड पाए जाते हैं, बीच बीच में पाए जाते हैं आपके घास में। तो समझ लीजिए ये घास का तिनका है, और यहां पर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहां पर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब एक गाय आई और इसने यहां तक घास को खा लिया, तो भाई ये वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये इसको और ऊपर उगा देगा। भाई किसी ने यहां तक खा लिया तो ये वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये और ऊपर उगा देगा। भाई किसी ने यहां तक खा लिया तो ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर उगा देगा, एंड सो ऑन। सो दैट्स व्हाई ये जो ग्रास है इसके कुछ पार्ट्स हमेशा डेड होते रहते हैं, लेकिन बचे हुए जो नए पार्ट्स हैं ये हमेशा रीजनरेट भी होते रहते हैं। तो अगर आप यहां पर लिखना चाहो ग्रास के अंदर तो क्या होता है, इन ग्रासेस old parts die and new parts keeps on generating। new parts keep on generating। ये हो गया आपका रनर, ठीक है, जो कि आपका जर्मिनेशन में हेल्प करता है। यानी अगर आपके पुराने पार्ट गायब होते जा रहे हैं तो नए पार्ट लाने में आपकी हेल्प करेगा एक पर्टिकुलर स्टेम की। एग्जांपल इसके हो जाएंगे ग्रास एज वेल एज स्ट्रॉबेरी। अगर आप देखेंगे अगला, तो ये है आपका स्टॉलन। एंड स्टॉलन जो है इसको हम सिंपल तरीके से याद करेंगे। इंग्लिश में स्टोल का मतलब होता है चोरी करना। अब आप खुद बताइए कि आप एक गमला ज्यादा आसानी से चुरा सकते हैं या एक बरगद का पेड़? एक गमला आप आसानी से चुरा सकते हैं या एक फुल फ्लेजेड आम का पेड़?
एक गमला आप आसानी से चुरा सकते हैं या फिर एक फुल फ्लेजेड जामुन का पेड़? खुद बताइए। अगर आप देखेंगे देन द आंसर वुड बी गमला। आप गमला चोर बनना ज्यादा इजीली कर सकते हैं, है ना, गमला चोर बन सकते हैं आप बहुत प्यार से। पेड़ चोर बनना स्टिल वेरी डिफिकल्ट। तो गमला जो है वो इजीली चुराया जा सकता है। और एक बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है बेल जार एक्सपेरिमेंट। एक जार था जो घंटी जैसी शेप का था जिसको बेल जार कहा जाता था। तो जैसे बॉटल है ना, ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है प्लास्टिक की, इसी तरीके से आपका एक ट्रांसपेरेंट जार आता है जिसकी शेप घंटी जैसी होती है। इसे बेल जार एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में ना एक प्लांट रखा गया था यह चेक करने के लिए कि वो कौन सी गैस जो है आपकी इवॉल्व करता है, और उस प्लांट का नाम था मिंट, राइट। तो मिंट प्लांट इज वेरी स्मॉल इन साइज कि उसको आप एक बेल जार में भी रख सकते हो। और जैस्मिन का जो फूल है यह भी आप चुरा सकते हो, यह भी आप अपनी जेब में रख सकते हो। यानी अगर आपको देखना हो कि स्टोलन किन किन में पाया जाता है तो आप यह सोचने की कोशिश करना कि छोटा प्लांट जो है वो कौन सा है जिसको आप सच में स्टोल कर सकते हो, यानी चुरा सकते हो। इंग्लिश में स्टोल का मतलब चुराना ही तो होता है। तो आप जैस्मिन को चुरा सकते हो क्योंकि एक फूल है, और आप साथ में मिंट को चुरा सकते हो क्योंकि वो इतना छोटा प्लांट है कि उसको बेल जार एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो आप एक कंसेप्ट भी लिंक कर पा रहे हो फोटोसिंथेसिस का, राइट। तो यहां पर अगर आप देखो तो स्टोलन जो है इसमें आप देखोगे कि आप चुरा किसे सकते हो। व्हाट कैन यू स्टील? आप चुरा किस चीज को सकते हो? ऑब्वियसली अ स्मॉल प्लांट। लाइक mint and jasmine, like mint and jasmine। इसको आप क्या कर सकते हो? चुरा सकते हो। इनमें एक खास चीज आपकी पाई जाती है जो कि है इनकी स्टेम की ओरिएंटेशन। बहुत आराम से देखना, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है, और यहां पर लेट से एक मिंट का प्लांट जो है पहले से उगा हुआ है। ये आपका मिंट का प्लांट जो है, मिंट की स्टेम जो है ऑलरेडी उगी हुई है, और इसके नीचे आपको क्या देखने को मिल रही है सॉरी इसके नीचे आपको क्या देखने को मिल रही है? रूट देखने को मिल रही है इस मिंट प्लांट की। अब इसके लोअर पार्ट से, आपको क्या देखने को मिलता है कि एक स्टेम का जो पार्ट है ये आपकी लिटरल स्टेम जो है ये अराइज हो रही है। लिटरल मतलब साइड से निकल रहे हैं, लिटरल स्टेम अराइज हो रही है, थोड़ा सा हवा में ग्रो करती है और फिर धरती पे टप्पा खा जाती है। जिस टाइम पे धरती पर टप्पा खाती है ना स्टेम, वहीं पर ये आपका नई रूट्स बना लेती है, और वहीं पर ये आपकी क्या कर लेती है, नई स्टेम भी जो है ऊपर के साइड ये आपकी बनाना स्टार्ट कर देती है। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टोलन। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टोलन। तो यहां पर ये क्या है, आपकी स्टेम ऑफ मिंट है। आप लिख सकते हैं भैया क्या है, आपकी स्टेम ऑफ मिंट है। ये क्या है, आपकी रूट्स है। और ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा भाई इस पार्ट से, है ना, लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से, लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से आपकी लिटरल स्टेम निकल रही है, साइड में आपकी स्टेम निकल रही है, जो कि डायग्राम से पता लग रहा है कि साइड में जाकर के क्या हो जाएगी, ग्राउंड पे टप्पा खा जाएगी, और जैसे ही टप्पा खाएगी वहां से आपका नया प्लांट उग जाएगा। इस तरीके से आपकी जो स्टोलन है वो नए प्लांट को जनरेट करने में भी हेल्प करती है। ऑलराइट, इस स्लाइड को एक बार दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा इस पे गौर फरमा लेते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले इन एरिड रीजन, यानी ऐसे रीजन जहां पर पानी कम है, अगर आप चाहते हैं वहां पे बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस हो और प्लांट सरवाइव कर पाए, तो आपको इन प्लांट्स में स्टेम जो है उससे ज्यादा जरूरत लीफ की है, राइट। तो यहां पर इनकी स्टेम जो है ये लीफ में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपकी फ्लैट स्टेम हो सकती है,
जो आपकी फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है, जैसे कि ओपुंशिया के अंदर, और ये आपकी सिलेंड्रिकल स्टेम हो सकती है, जो कि आपकी बहुत ही मोटी, गोल मटोल और सिलेंड्रिकल होंगी, जैसे कि यूफोर्बिया के अंदर। आपके रनर जो है, ये भी आपके नए प्लांट जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। और रनर आपको कहां देखने को मिलते हैं? घास में भागते हुए देखने को मिलते हैं। तो घास और उसके ऊपर पाई जाने वाली स्ट्रॉबेरीज, ये दोनों के दोनों रनर के एग्जाम्पल्स होंगे। अगर आप देखोगे तो स्टोलन जो है, इसके एग्जांपल्स याद करने की ट्रिक क्या है भाई? स्टोलन जो है, आप किस चीज को चुरा सकते हो, किस चीज को स्टोल कर सकते हो? छोटे छोटे प्लांट्स को, यानी गमले को, जैसे मिंट और जैस्मिन को। तो यहां पर मिंट और जैस्मिन इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ये मिंट का एक प्लांट है, इसकी स्टेम के निचले भाग से आपकी लेटरल स्टेम उगती है, यानी साइड में लेटरल डायरेक्शन में स्टेम उगती है और आपकी जमीन पर टप्पा खा जाती है कुछ दूर जाकर के। यहीं से इसकी रूट और स्टेम ओरिजिनेट होनी स्टार्ट हो जाती है और ये आपका क्या बन जाता है? नया मिंट प्लांट बन जाता है। ये आपका पुराना मिंट प्लांट था। इस तरीके से नए नए प्लांट भी तैयार कर सकती है। अगर आप देखोगे आगे आने वाले एग्जांपल्स, तो आपको देखने को मिलेंगे दो मेजर एग्जांपल्स यहां पे। पहला है आपका ऑफसेट। ऑफसेट जो है, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत गौर से सुनना है और अच्छे तरीके से लिखना भी है। ऑफसेट जो है, इन सम प्लांट्स द इंटरनोड इज वेरी शॉर्ट। इंटरनोड बहुत छोटा है, यानी नोड जो है आपके बहुत आसपास है। मैंने क्या बताया था? अगर ये आपका एक नोड है, ये आपका एक नोड है, तो इसके बीच के गैप को हम इंटरनोड बोलेंगे। अब मैं कह रहा हूं इंटरनोड काफी छोटा है, यानी नोड एकदम एक दूसरे से सट सट के प्रेजेंट है, एकदम आसपास प्रेजेंट है। सो इन सम प्लांट्स द इंटरनोड इज वेरी शॉर्ट एंड द नोड्स कंटेन्स टफ्ट ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का गुच्छा, टफ्ट का मतलब गुच्छा, एंड रोजेट ऑफ लीव्स। इनकी लीव जो है बहुत खूबसूरत होती हैं, तो आपके रोजेट ऑफ लीव्स मतलब फूलों जैसी पत्तियां यहां पर पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक्वेटिक प्लांट्स जो है, पानी में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर ऐसा केस हमको देखने को मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? आइसोनिया एंड पिस्टिया यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आइसोनिया को आप खूब बार पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बार पढ़ेंगे ड्यूरिंग मेनी चैप्टर्स। यहां पर देखो क्या होता है, एक नोड है, ठीक है, यहां पर आपका एक और आपका जो आइसोनिया है उसका नोड है। यहां पर क्या होंगी? इनकी पत्तियां काफी खूबसूरत होती हैं, कुछ इस हिसाब की इनकी शेप होती है। तो एक जो नोड है, इससे काफी सारी खूबसूरत पत्तियां निकल रही होंगी। ठीक है, और इसके नीचे क्या निकल रहा होगा? रूट्स का एक गुच्छा निकल रहा होगा। इसके नीचे क्या निकल रहा होगा? रूट्स का एक गुच्छा निकल रहा होगा। और ऐसे दो प्लांट्स को कनेक्ट कर रहा होगा कौन? ऑफसेट। ऐसे दो प्लांट्स को कनेक्ट कर रही होगी एक डंडी, जो कि इनको वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कराने में खूब हेल्प करती है। इस डंडी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं। ये जो आपके स्ट्रक्चर हो जाएंगे यहां पर, ये क्या हो जाएंगे? ये हो गई आपकी टफ्ट ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का गुच्छा। ये आपको क्या देखने को मिले? रोजेट ऑफ लीव्स, यानी आपकी बहुत बढ़िया जो आपकी पत्तियां हैं यहां पर फूल जैसी, उनका गुच्छा। एंड यहां पर आपको क्या देखने को मिला? नोड देखने को मिला। ये आपका नोड है जिस पे से आपकी पत्तियां और रूट्स अराइज हो रही थी। ये जो ऑफसेट है, इनको बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अरे यार स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, दैट्स फाइन, है ना, इसमें कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो भाई, ये जो आपका आइसोनिया है, इसमें आपका ऑफसेट क्या करता है? इनको वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कराने में बहुत हेल्प करता है। एंड ये जो आइसोनिया है, इसको प्यार से क्या कहा जाता है? इसको प्यार से कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि इसकी लीव्स बहुत ज्यादा प्यारी थी दिखने में, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो इस प्लांट को क्या किया गया भाई? भारत में लाया गया कि इसको हमारी वाटर बॉडीज के अंदर उगाएंगे
अगर पानी के अंदर, तालाब के अंदर ये दिखाई दे रहा है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा और लोगों को बहुत ज्यादा मनमोहक लगेगा, एंड दैट वाज कंप्लीटली फाइन, बट नोबडी न्यू अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट इट कम्स विद। ये वेजिटेटिवली बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट। ये इतनी तेजी से रिप्रोड्यूस करता है कि पूरे पानी में फैल जाता है। अगर एक वाटर बॉडी में आपने आइसोर्निया डाल दिया है तो मान के चलिए आने वाले कुछ महीनों में उस वाटर बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइसोर्निया ही दिखाई देगा। ऊपर से जो सन रेडिएशन आ रही है उनको ये रोक लेगा, नीचे पानी के अंदर सन रेडिएशन नहीं जा पाएगी, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। सारी की सारी पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको एक खुद चूस लेगा, यानी कि आपका अंदर जो प्लांट पाए जा रहे हैं, अंदर जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं पानी के, उन तक ये ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचने देगा। और बिना लाइट और बिना ऑक्सीजन के नीचे वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, वो किल होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अगर किसी वाटर बॉडी में आइसोर्निया पाया जाता है या इसे वाटर हायासिंथ बोला जाता है, अगर यह पाया जाता है तो सिर्फ यही पाया जाएगा और कुछ भी वहां पर नहीं मिल सकता। सो इट्स कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल और वाटर हायासिंथ, और कुछ भी वहां पर नहीं पाया जाएगा, सिर्फ यही आपके क्या होंगे, दिखाई देंगे। ऑलराइट, सो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीड है ये, दैट्स व्हाई इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। और ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट। ठीक है, तो ऑफसेट जो है इसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराने में हेल्प करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराने में हेल्प करता है। ऑलराइट, नाउ द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सकर। ठीक है भाई, जब से आप 11th क्लास में आए हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपका दिमाग सक कर रखा है? आपका दिमाग जो सक कर रखा है वो तीन चीजों ने सक कर रखा है भैया। पहली है आपकी फिजिक्स, दूसरी है आपकी केमिस्ट्री, तीसरी है आपकी बायोलॉजी। भाई कितना भी बोल लो कि हमें तीनों से प्यार है, पढ़नी तो तीनों पड़ती है, टाइम तो इक्विवेलेंट ही देना पड़ता है। तो ये जो पीसीबी है ये आपका दिमाग सक करके बैठी हुई है फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स, जब से आप 11th क्लास में आए हो। तो पहला जो पी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पाइनएप्पल। सी जो है इसका मतलब है क्राइसेंथेमम, और यहां पर जो है भैया आपका केला है, दैट इज बनाना। तो बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम जो है ये आपके किसके एग्जाम्पल है? ये आपके सकर के एग्जाम्पल है। और सकर जो है इसको आपको कैसे याद करना है? पहला तो पीसीबी जो है इन्होंने आपका दिमाग सक कर रखा है, प्लस वाटर और मिनरल्स कहां पाए जाते हैं? आपके रूट के अंदर पाए जाते हैं, राइट? रूट के अंदर, सॉरी, मतलब सॉइल के अंदर पाए जाते हैं और रूट उनको एब्जॉर्ब करती है। तो कोई चीज आपकी धरती को चीर करके वाटर और मिनरल्स सक करके फ्रॉम द सॉइल अगर धरती फाड़ करके बाहर आ रही है तो क्या वो सकर का एग्जाम्पल होगी? बिल्कुल। अब यहां पर आप तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम क्राइसेंथेमम को यहां पर कंसिडर कर लेते हैं और ये आपकी क्या बना देते हैं? अर्थ की लेवल बना देते हैं। ये आपका यहां पर हम क्या बनाते हैं? ग्राउंड बना देते हैं। अगर ये हमने ग्राउंड बना दिया है दोस्त, तो इसके ऊपर आपकी क्या हो गई? समझ लीजिए क्राइसेंथेमम की स्टेम हो गई, और इसके नीचे क्या हो जाएगी दोस्त? इसके नीचे आपकी क्राइसेंथेमम की रूट हो जाएगी। यहां पर क्या होता है? फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ स्टेम, कई बार क्या होता है आपकी स्टेम धरती के अंदर चली जाती है और यहां पर आराम से ग्रो करती है, और ऑब्लिकली यानी टेढ़ी निकल करके धरती को फाड़ के न्यूट्रिएंट्स सक करके ऊपर निकल जाती है और ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हमें किस में देखने को मिलती है? सकर में देखने को मिलती है। ये आपका सकर है, ठीक है। लास्ट केस में क्या हो रहा था? यहां पर आप अगर देखोगे तो स्टोलन के केस में क्या हो रहा था? हवा हवा में ग्रो करी स्टेम और नीचे टप्पा खा गई। यहां पे क्या है? अंदर अंदर ग्रो करी स्टेम और धरती फाड़ के ऊपर आ गई। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इट सक्ड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल and came obliquely
आउटवर्ड, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ग्रो करी अंडरग्राउंड, ग्रोन अंडरग्राउंड फॉर सम टाइम, एंड फिर धरती का सीना चीर के करण अर्जुन बाहर आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल हमको याद हो ही गए, पीसीबी यानी पाइनएप्पल, बनाना एंड क्राइसेंथेमम। ऑलराइट, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज तक जीवन काल के अंदर जो जो पढ़ा है स्टेम के बारे में सब कुछ, एंड देन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आज के लिए पढ़ना सिर्फ इतना ही था, पहले एनसीईआरटी देखेंगे एंड देन थोड़ा बहुत बाहर चलेंगे। ठीक है, समझो, ठीक है, टाइम लेके 5 मिनट आराम से इन चीजों को समझते हैं। 5:20 हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं है दोस्त। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर, है ना, वी हैव रेड टिल डेट अबाउट स्टेम, सबको एक बार समझ लेते हैं। भाई बचपन से हमें पता है कि धरती के ऊपर का जो पार्ट है इसे शूट सिस्टम कहा जाता है, जो प्लूम्यूल से अराइज होता है, और धरती के नीचे का जो सिस्टम है इसे रूट सिस्टम कहा जाता है, जो रेडिकल से अराइज होता है। रूट के डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, आपकी टैप रूट को हम पढ़ चुके हैं, फाइब्रस रूट को हम पढ़ चुके हैं, एडवेंटिशियस रूट को हम पढ़ चुके हैं। स्टेम जो है इसमें अलग अलग जगह से आपकी पत्तियां अराइज होती हैं, ब्रांचेस अराइज होती हैं, इन जगहों को हम कहते हैं नोड्स, और इन नोड्स के बीच का जो स्थान होता है, जो जगह होती है, इसे हम कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, ये जो आपकी स्टेम है इस पे ब्रांचेस पाई जा सकती हैं, लीफ पाई जा सकती हैं, फ्लावर पाया जा सकता है, फ्रूट पाया जा सकता है, ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। जब आप एक बीज बोते हो और स्टेम उगनी स्टार्ट ही होती है तो ये आपकी हरी भरी और डेलिकेट होती है, यानी सॉफ्ट होती है, आपकी पतली होती है, आपकी नाजुक होती है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट मैच्योर करता हुआ चला जाता है, आपकी ये डार्क ब्राउन और स्ट्रेंदी हो जाती है, मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे प्लांट का भार जो है इसी पर होता है। अगर आप देखो तो हर लीफ जहां से ओरिजिनेट हो रहा है उस एक्सिल पर आपकी लीफ उस एक्सिल पर आपका बड पाया जा सकता है प्लांट के अंदर, इसे क्या कहा जाता है, एक्सिलरी बड कहा जा सकता है। अब अगर एक प्लांट को सपोर्ट चाहिए तो इसको काफी सारी टेंड्रिल्स बनानी होंगी, या अगर एक प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए तो इसे काफी सारे कांटे बनाने होंगे। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं फॉर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन वो यूजुअली एक्सिलरी बड पे बनते हैं, क्योंकि इनका नंबर ज्यादा होता है। और अगर आप देखोगे टर्मिनल बड, नाम ही टर्मिनल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनस पे यानी कॉर्नर पे, कोने पे ही पाया जाएगा एक प्लांट के, तो ये आपका यूजुअली सिंगल होता है। इसलिए जब भी आपको प्रोटेक्शन की या आपको स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, आपको अगर क्लाइंब वगैरह करना है तो वो क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर या थॉर्न्स, कांटे वगैरह आपके टर्मिनल बड से नहीं बनेंगे, एक्सिलरी बड से ही बनेंगे। अगर आप बेसिक फंक्शन देखो स्टेम के, जो हमें बचपन से पता है, तो वो होंगे भाई, इसको स्ट्रांग होना आवश्यक है, क्योंकि इसी पर सारी की सारी ब्रांचेस और सारे के सारे फल फूल लगे हुए हैं। इसका स्ट्रेंथी होना आवश्यक है, क्योंकि यही मेन फ्रेम प्रदान कर रहा है पूरे प्लांट को। तो ये जो स्टेम है इसी के ऊपर आपकी ब्रांचेस उगी हुई होती हैं, और इन्हीं ब्रांचेस पे आपके पत्ते, आपके फल, आपके फूल पाए जाते हैं। अगर आप धरती से वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना चाहते हो लीफ तक, तो सीधा हवा में तो नहीं भेज सकते, आपको स्टेम का सहारा लेना ही होगा। तो वाया स्टेम ही आप इन चीजों को भेज सकते हो। लीफ में जो खाना बना है वो हर पार्ट तक पहुंचाया जाएगा, तो फूड जो है आपका स्टोर हो सकता है कहां पर, आपका स्टेम के अंदर एज वेल एज रूट के अंदर, ये हम देख चुके हैं। तो ये फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं, आपका प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, थॉर्न्स बना के, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन यानी रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, जो अलग अलग तरीके से हमने देखा भाई। आपका ऑफसेट भी रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था, आपका स्टोलन भी रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था, आपका रनर भी ग्रो करने में हेल्प कर रहा था प्लांट पार्ट्स को। तो अलग अलग तरीके से ये हेल्प करते हैं चीजों को उगने में और रिप्रोड्यूस करने में। तो ये एक प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्टेम हेल्प करती है। अब पहली जो इनकी मॉडिफिकेशन है ये है फूड स्टोर करने के लिए। फूड स्टोर ये तब करेगी जब अंडरग्राउंड होगी, और अंडरग्राउंड में ग्राउंड का मतलब है जमीन। तो पहला जो दिमाग में नाम आना चाहिए वो है जमीन कंद, और जमीन कंद से मिलता जुलता स्ट्रक्चर किसका होगा, आपका आलू का, आपका अदरक का, आपका अरबी का, और आपका टर्मरिक का। तो 5 एग्जांपल सीधे क्या हो जाते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है तो जमीन कंद, जमीन कंद से मिलते जुलते स्ट्रक्चर जिंजर, पोटैटो, कोलोकेसिया एंड योर टर्मरिक। सारी चीजें यहां पर हमें याद हो गई हैं।
अगला देखो भाई, पेरिनेशन के तौर पे ये कहां कहां पाया जा सकता है। ऐसे केस जहां पर अनफेवरेबल कंडीशंस को सरपास करने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए आपकी स्टेम का उपयोग किया जाए और फेवरेबल कंडीशन आने पर स्टेम का टुकड़ा जर्मिनेट कर जाए, तब स्टेम करेगी ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह काम। चाहे आपका आलू की आंख हो, चाहे आपका जिंजर का राइजोम हो, चाहे आपके बनाना का राइजोम हो, चाहे आपके ऑक्सैलिस की स्टेम हो, ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का काम करते हैं। अगर आप देखोगे सपोर्ट के तौर पे तो आपको टेंड्रिल्स का सहारा चाहिए। ये क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी सपोर्ट को पकड़ के चढ़ सकते हैं ऊपर, तो एक्सिलरी बर्ड्स इन क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर में तब्दील होंगे। एग्जांपल है आपका जी यानी आपका गॉर्ड्स, जिसमें आपका कद्दू आ गया, आपका वाटरमेलन आ गया, आपका खीरा आ गया, आपका टिंडा आ गया, आपकी तोरी आ गई, आपकी लौकी आ गई, और दूसरा जी है अंगूर यानी ग्रेप वाइन। अगला जो एग्जांपल है वो है प्रोटेक्शन के लिए, यानी आपको कांटे बनाने हैं। कांटा जैसे ही लगता है दिमाग में बी और सी आ जाना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स, सिट्रस एंड बोगनविलिया आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अगर आप अगला देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस दो प्रकार के स्ट्रक्चर ये बना लेता है। फ्लैट स्ट्रक्चर बनाएगा आपका ओपुंशिया के अंदर, और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, फ्लैशी स्ट्रक्चर बनाएगा यूफोर्बिया के अंदर, जो दोनों स्ट्रक्चर हमने यहां पर देख लिए। अब अगर आप देखोगे, थैंक यू भाई, अब अगर आप देखोगे तो यहां पर फ्लैट और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ये बना सकता है और आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, रनर आपको भागते हुए कहां दिखाई देंगे? घास पे। घास पे उग सकती है स्ट्रॉबेरी, तो रनर के एग्जांपल हो गए ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरीज। एंड आप चुरा क्या क्या सकते हो? गमला चोर बन सकते हो। जिंदगी का लक्ष्य ये नहीं है, लेकिन गमला चोर बन तो सकते ही हो ना अगर चाहते हो तो। कहीं भी स्कूटी रोक करके कोई सड़क पे से गमला उठा लिया, वो गमला किस चीज का होगा? बड़े पेड़ का तो होगा नहीं, वो होगा आपका मिंट और जैस्मीन जैसे छोटे छोटे पौधों का गमला। और यहां पर क्या होता है, आपकी हवा में स्टेम ग्रो करती है और धरती पे जहां टप्पा खाती है वहीं से आपकी नई स्टेम और नई रूट्स ओरिजिनेट हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं स्टोलन। इसी के अपोजिट सकर में क्या होता है, आपकी जमीन के अंदर स्टेम ग्रो करती है और ऑब्लिकली टेढ़ी आपकी बाहर निकलती है, और आपकी ऑब्लिकली बाहर निकल करके ऊपर बना लेती है स्टेम और नीचे बन जाएंगी आपकी रूट। ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका सकर। क्योंकि धरती में बहुत सारे वाटर और मिनरल्स हैं, तो इन वाटर और मिनरल्स को सक करके, चूस करके ये निकला है बाहर धरती फाड़ के, है ना, तो इसे क्या बोल दिया भैया? सकर बोल दिया। और 11वीं में आने के बाद से किसने सक कर रखी है जिंदगी, किसने दिमाग खराब कर रखा है? पीसीबी यानी पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एंड बनाना। ऑफसेट आपका किसमें पाया जाएगा? एक्वेटिक प्लांट्स यानी पिस्टिया और आइसोर्निया में पाया जाएगा, जहां पर आपकी ऊपर तो लीव्स मिलती हैं और नीचे आपका रूट का गुच्छा मिलता है, और दो ऐसे प्लांट को कनेक्ट करने के लिए ऑफसेट पाया जाता है। इस ऑफसेट का गलती से अगर कोई टुकड़ा गिर गया पानी में तो दोबारा से नया प्लांट खड़ा कर देगा। पिस्टिया और आइसोर्निया हमें ये देखने को मिलते हैं। क्या यहां तक सबको सारी की सारी बातों की क्लैरिटी है? एक बार थम्स अप दे दीजिए। क्या यहां तक सब स्टूडेंट्स को सारी की सारी बातें समझ में आ गई है? मेन चीजें याद करने की ही थी, और आप जीवन में कभी भी कंफ्यूज ना हो उसके लिए एकदम रियलिस्टिक ट्रिक्स आप लोगों के लिए बनाई गई हैं। इन ट्रिक्स को आप एक दो बार रिवाइज करोगे, मैं लिख करके देता हूं, कभी नहीं भूलोगे, बिकॉज ये ट्रिक्स मैंने खुद अपने लिए 11वीं क्लास में बनाई थी। आज आप जो ओल्ड एनसीईआरटी बोल करके पढ़ रहे हो, मेरे टाइम पे भी वही एनसीईआरटी थी मेरे दोस्त, है ना। और उसी के हिसाब से मैंने ये चीजें डिसाइड करी थी अपने लिए बनानी, क्योंकि मैं याद करने में उतना बेहतर नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बहुत अच्छी कर पाता हूं। एंड दैट्स व्हाई आई चोज रिसर्च, जहां पर मेरे सामने डेटा हो और मैं अच्छे तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर पाऊं। मेरा काम जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। अगर आपको चीजों को याद करना है और लंबे वक्त तक याद रखना है तो आपको एनालॉजीज बनानी होंगी, एंड इसीलिए मैंने अपने टाइम पर एज ए स्टूडेंट जो भी एनालॉजी बना सकता था वो बनाई, और आज तक मुझे सारे एग्जाम्पल्स बाकायदा याद है। आप मुझसे अभी कुछ भी पूछ लोगे, किसी भी चीज का एग्जाम्पल पूछ लोगे विच इज एन एनसीईआरटी, आई कैन बेट मैं आपको अभी सुना सकता हूं, बिकॉज मैंने अपने तरीके से वो एग्जाम्पल्स बनाए हैं। एंड एक दो बार आप पढ़ोगे, मैं लिख के दे रहा हूं। इन ट्रिक्स से मैंने आपको फंगस के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए, मैंने आपको प्रोटिस्टा के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। आप जिस चीज का बोलो उस चीज का क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एग्जांपल्स, राइट। बहुत हमने इस चीज का यूज लिया था व्हेन इट कम्स टू पंजाय, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड यहां पर भी हम लोगों ने अभी काफी चीजें याद करी है। इन क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बट लेट्स गो थ्रू एनसीईआरटी फर्स्ट, है ना। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एनसीईआरटी में देख लेते हैं भैया क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। कुछ नई बात तो वैसे मिलने वाली है नहीं।
भाई स्टेम जो है ये आपकी अंडरग्राउंड भी पाई जा सकती है। अंडरग्राउंड मतलब मेन आपका क्या हो गया, जमीन, यानी जमीन कंद एग्जाम्पल। और आपका पोटैटो हो सकता है, आलू, अदरक हो सकती है, हल्दी हो सकती है, एंड अरबी हो सकती है। ये हमने देख लिए, ये आपके स्टोरेज के काम में आते हैं। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के काम में आ सकते हैं, जो कि हमने ऑक्सैलिस में देखा। ट्यूबर हो सकते हैं, राइजोम हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। स्टेम टेंड्रिल जो किससे बनेंगी, एक्सिलरी बड से बनेंगी, क्योंकि बहुत सारी आपकी टेंड्रिल्स होनी चाहिए सपोर्ट के लिए। ये आपको जीजी में देखने को मिलेंगी, यानी गॉड्स के अंदर, जैसे कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, और ग्रेप वाइन के अंदर, यानी आपके अंगूर की बेल के अंदर। एक्सिलरी बड आपके कांटों में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जो आपके लकड़ी जैसे होने चाहिए, टफ होने चाहिए, स्ट्रेट यानी सीधे होने चाहिए, कांटे चुभावदार होने चाहिए यानी पॉइंटेड होने चाहिए, जो कि कांटे के कैरेक्टरिस्टिक हैं ही, तो इनको याद नहीं करो तो भी चलेगा। क्या है एग्जाम्पल, बीसी यानी आपका सिट्रस एंड बोगेनविलिया। अगर आप देखोगे तो कुछ प्लांट आपके पाए जाते हैं ऐसी जगह जहां पर पानी कम होता है, तो यहां पर आपकी जो स्टेम्स हैं यही आपकी फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ओपुंशिया के अंदर, और फ्लैशी सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं, जैसे यूफोर्बिया के अंदर। दोनों का सिंस हम लोगों ने क्या कर लिया है, इमेज देख लिया है, तो हमें ये चीजें हमेशा याद रहेंगी। इनमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर पाती है। अगर आप देखो घास जो है ये बहुत जल्दी फैल जाती है, तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी जो है इसका नाम नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में कि इन्हें रनर कहा जाता है। ये आपकी रनर जैसे एक जगह से दूसरी जगह भागता है, वैसे ये भी नई नीश में नई जगह में फैल जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है, रनर कहा जाता है ना। आगे किसी भी चीज का नाम नहीं दिया गया है। अगर आप मिंट और जैस्मिन की बात करें तो मिंट और जैस्मिन में एक लिटरल ब्रांच जो है स्टेम की, ये बेस ऑफ मेन एक्सिस से ओरिजिनेट होती है, थोड़ी देर हवा में उगती है और फिर जमीन पर टप्पा खा जाती है, और जहां पर ये टप्पा खाएगी वहीं पर नई स्टेम, नई रूट्स ओरिजिनेट हो जाएंगी। इसको हम लोग क्या कह रहे थे, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, मिंट और जैस्मिन को आप चुरा सकते थे, छोटे छोटे प्लांट थे, तो इनको हम लोग स्टोलन कह रहे थे। अब देखो एक लिटरल ब्रांच है जिसमें इंटरनोड बहुत ही छोटे हैं, यानी नोड्स पास पास प्रेजेंट है, और हर नोड में ऊपर है आपकी रोजेट ऑफ लीव्स यानी पत्तों का गुच्छा, और नीचे है टफ्ट ऑफ रूट्स यानी रूट्स का गुच्छा। ये आपका एग्जांपल है पिस्टिया और आइसोर्निया में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। इसका भी नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो काफी हमने एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली है। एंड आपका पीसीबी यानी आपका बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, इसमें क्या होते हैं, आपके सकर पाए जाते हैं। धीरे धीरे जो मेन स्टेम है इससे आपकी एक छोटी सी स्टेम नीचे अंडरग्राउंड उगेगी, और उसके बाद धरती का सीना फाड़ करके बाहर निकल जाएगी। इसको हम लोग क्या कह रहे थे, आपका सकर कह रहे थे। एनसीईआरटी में देखो फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, आपका जिंजर है, जमीन कंद है, पोटैटो है, ये स्टोरेज करेंगे, यहाँ पर कोलोकेसिया और टर्मरिक और आ जाएंगे। ये आपका क्या है, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रहा है आपका एक्सिलरी बड, तो ये आपका सपोर्ट का एग्जाम्पल है। यहां पर बोगनविलिया में आपका कांटा दिखाई दे रहा है, यानी आपका किसका एग्जाम्पल है, प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है, कांटे का एग्जाम्पल है। और यहां पर ऑक्सैलिस जो है इसकी स्टेम जो है ये आपकी क्या करती है, पेरिनेशन में काम करती है, यानी ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है, जो कि हमने ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन में लिख लिया। ठीक है, यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो थम्स अप दे दीजिए, बिकॉज ये वही बातें हैं जो हमने अभी थ्योरी के अंदर देखी थी। तो अगर आपको वो बातें समझ में आ गई तो एनसीईआरटी तो समझ में आनी ही है, राइट। सब कुछ समझ में आ चुका है। चाय की तो चुस्की मार ली जाए दोस्त। सर एनिमल किंगडम की ट्रिक बता दीजिए। एनिमल किंगडम की काफी ट्रिक है, मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, है ना। हाँ मेरे पीछे मत पड़ जाना कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, ऐसे मैं बना लेता हूं आराम से, इज्जत से लिख लेता हूं एक जगह पे सारे ट्रिक्स, क्योंकि अभी स्कैटर्ड है, फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पक्की बात है ना। पर अभी हर लेक्चर के अंदर ये मत करने लग जाना सर पीडीएफ नहीं आई, इसलिए मैं आपको कोई डेट नहीं बता रहा हूं, आपके एग्जाम से पहले आपके हाथ में एनिमल किंगडम की ट्रिक्स होंगी फॉर श्योर। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अब आ जाते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पे। अब थोड़ा सा केबीसी खेल लिया जाए। हमारी किताब एनसीईआरटी पंच के कुछ अहम सवाल मैं यहां पर कराने वाला हूं, उन सवालों को आप एक बार गौर से देखिए। द थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया इज मोडिफाइड,
ये तो सवाल बहुत फुद्दू है, तो इसको सीधा कर लेते हैं भाई। आज हमने स्टेम पढ़ा है, तो थोन्स क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। आगे देखिए, पोल लगा लेते हैं पटाख से। ठीक है दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स? कौन सी ऐसी चीज है जो प्लांट को बचाती है फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स? अगर मैं एक भैंस हूं जो चरने आया हूं अलग अलग प्रकार के पौधों को, तो कौन से पौधे को मैं नहीं चरूंगा? कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होगा? ये आपको बताना है। उस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का नाम पूछा। अच्छा, और इजी है, टेंड्रिल, राइजोम, ट्यूबर, थॉर्न। और कभी भी इसमें आजू बाजू के ऑप्शंस को नहीं देखना है। इफ यू नो द आंसर, यू नो द आंसर, दैट्स इट। ठीक है, कभी भी आगे पीछे नहीं देखना है। अरे सर, एक बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म आई थी, है ना, राजू, सोनू, मोनू, और उसके बगल में ठाकुर भानु प्रताप सिंह लिखा हुआ था। अगर हमें पता है उत्तर राजू है, तो राजू पे ही पूरा फोकस रहे। दैट्स वेरी वेरी गुड। ठीक है, यहां पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती हैं, बट अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको उत्तर पता होना चाहिए। उत्तर है थॉर्न, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी काफी बच्चों ने गलत कर दिया। 21% स्टूडेंट्स ने गलत किया है। मॉडिफाइड स्टेम फॉर प्रोटेक्शन, भाई टेंड्रिल सपोर्ट के लिए होती है। कौन सी बेल है जो प्रोटेक्शन के काम आ रही है? भाई बेल जो है वो प्रोटेक्शन के काम नहीं आती, सपोर्ट के काम आती है, कहीं चढ़ने के काम आती है। प्रोटेक्शन कौन करता है? कांटा। कांटे का मतलब थॉर्न। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला फटाफट क्वेश्चन जो है इसको मार्क करने की कोशिश करिए। पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्टेम कैन बी ऑब्जर्व्ड इज फ्लैशी, सिलेंड्रिकल एंड फोटोसिंथेटिक? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक ऐसा प्लांट जो एरिड रीजन में पाया जा रहा है, जिसमें फ्लैट आपकी स्टेम थी जो कि फोटोसिंथेटिक हो जा रही थी, और दूसरा ऐसा एग्जांपल जिसमें आपकी फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम थी जो फोटोसिंथेटिक हो जा रही थी। हमें यहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है फ्लैशी, सिलेंड्रिकल, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? तो दो ही जगह पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, और यही सवाल आपका 4 नंबर में आएगा। अगर इस आज के लेक्चर से सवाल आएगा तो ओपुंशिया यूफोर्बिया से ही आएगा। 99% ये चांस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, जिसको आप बहुत आसानी से जीत सकते हो, क्योंकि आज मैंने आपको इमेजेस दिखा दी हैं। बच्चा खुद से इतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन सिंस आप इमेजेस देख चुके हो, आपको पता है कौन सा फ्लैट था और कौन सा सिलेंड्रिकल था, राइट? पोल यहां पर लग चुका है। फ्लैशी सिलेंड्रिकल की बात हुई है, यूफोर्बिया आंसर हो जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग 75% लोगों ने धूम मचा दी है भाई, बहुत अच्छी बात है। ओपुंशिया फ्लैट है, यूफोर्बिया आपका कैसा है? सिलेंड्रिकल है। अगला सवाल देखिए फटाफट। In some plants, literal branches originate from the basal underground portion of main stem, grow horizontally beneath the soil। यानी अगर ये एक प्लांट है, अगर ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है? यहां पे स्टेम जो है आपकी कैसे ग्रो करती है? बीनीथ द सॉइल ग्रो करती है, और ऑब्लिकली बाहर आती है। अंडरग्राउंड ग्रो करती है, फिर ऑब्लिकली बाहर आती है, ऐसे टेढ़ी बाहर आती है धरती फाड़ के। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? अभी एक ट्रिक से लिंक करके बताऊंगा आपको। अगर कुछ भी ना आता हो तब भी मैं आपको लिंक करके बताऊंगा एक ट्रिक से, एंड आप 100% इसको सही करोगे। पहले मैं चाहता हूं आप खुद से मार ले, उसके बाद हम लोग तो आएंगे ही टू द रेस्क्यू। देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया था पिस्टिया और आइसोनिया पानी के अंदर पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर जो आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पाई जाएगी, इसको हम लोग क्या कह रहे थे? इसको हम लोग ऑफसेट कह रहे थे। इसमें ऊपर तो आपका रोजेट ऑफ लीफ है और नीचे आपका टफ्ट ऑफ रूट्स है, रूट्स का गुच्छा है। ग्रास जो है ये आपका कहां देखने को मिलता है? ग्रास जो है ये आपका ग्राउंड पे देखने को मिलता है, जहां पर रनर भागते हैं, तो यहां पर आपका रनर था। ठीक है, पाइनएप्पल बनाना, इनमें क्या था? पाइनएप्पल बनाना और क्राइसेंथेमम में आपका सकर था। मिंट और जैस्मिन को आप चुरा सकते थे, छोटे छोटे प्लांट से, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता था? स्टोलन देखने को मिलता था। मैंने आपको कहा धरती से वाटर और मिनरल चूस के, सक करके, जो धरती फाड़ के ऊपर आ जाए, इसको क्या बोला जाएगा? सकर नहीं बोला जाएगा। और सकर किसमें था? पीसीबी के अंदर, यानी पाइनएप्पल बनाना क्राइसेंथेमम के अंदर। तो क्या इनमें सकर देखने को मिला? बिल्कुल। ट्रिक से क्या हमने 4 नंबर हासिल कर लिए? बिल्कुल हासिल कर लिए। ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। 65% बच्चों ने एकदम सही सॉल्व किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। इट्स कंप्लीटली फाइन अगर 65% बच्चों ने भी सही किया है तो।
लिटिल ब्रांचेस विद शॉर्ट इंटरनोड्स। इतना सुनते ही क्या दिमाग में आंसर आ गया? शॉर्ट इंटरनोड है, और शॉर्ट इंटरनोड था, नोड्स पास पास थे, ऊपर आपकी लीव्स निकल रही थी, नीचे आपकी रूट का गुच्छा निकल रहा था। सीधा सीधा पता है उत्तर क्या है आपका? ऑफसेट है। और ऑफसेट किसमें देखने को मिल रहा था? एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिल रहा था, पिस्टिया और आइसोर्निया यानी टेरर ऑफ बंगाल यानी वाटर हाइसिंथ के अंदर देखने को मिल रहा था। तो उत्तर क्या हो जाएंगे? पिस्टिया आइसोर्निया हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन को पूरा पढ़े बिना ही यू कैन सॉल्व एंड यू कैन गेट द आंसर। एनसीईआरटी इतने टिप्स के ऊपर हो जानी चाहिए कि यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन जस्ट बाय लुकिंग एट इट, एंड दिस इज द मोस्ट आइडियल स्ट्रेटजी, राइट? उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? आइसोर्निया एंड पिस्टिया बिल्कुल हो जाएगा। शो रिजल्ट्स। 74% स्टूडेंट्स ने धूम मचा दी है भाई, वेरी 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 गुड। नेक्स्ट पोल इज ऑन योर स्क्रीन। इन बोगनविलिया द थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। ओके, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत फुद्दू क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया। और पीवाईक्यू का है, देखो है ना, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ये पूछा हुआ है कि बोगनविलिया और सिट्रस में थॉर्न्स जो है ये किसकी मॉडिफिकेशन है। और मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको लीफ पढ़ाऊंगा तो लीफ की भी कुछ मॉडिफिकेशन से कांटे बनते हैं। तो आपको अभी स्टेम के कांटों के बारे में पता है, बोगनविलिया और सिट्रस के बारे में पता है, लीफ के कांटों के बारे में नहीं। तो जब आपके सामने सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे ना, बोगनविलिया का भी, सिट्रस का भी, लीफ जहां पर कांटे बनाती है उसका भी, तब कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पे तो यू कैन सॉल्व इट वेरी 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 एफिशिएंटली एंड इजीली, इसीलिए पीवाईक्यू में दिया गया है। एंड जब आप लीफ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 92% लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है दोस्त, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। कौन सी चीज ऐसी है जो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है? टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ओपुंशिया, पिक्चर ऑफ नेपेंथिस या थॉर्न्स ऑफ सिट्रस। Elimination technique is the key to solve these kind of questions and I hope you can do this very very efficiently. मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट गलती करे, क्योंकि गलती लायक के सवाल है नहीं। गलती भी दोस्त वही माफ कर सकते हैं जहां पर गलती की गुंजाइश हो। ये सवाल एक बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा फुस्सू सवाल है, इसको एटलीस्ट हम लोग सॉल्व करें बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पोल खत्म हो चुका है भाई। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर में क्या हमने स्टेम मॉडिफिकेशन देखी थी भाई? स्टेम टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो रही थी आपका कुकुम्बर में यानी गॉड फैमिली में, एंड ग्रेपाइन में, यानी ये एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुंशिया, ओपुंशिया में फ्लैट स्ट्रक्चर्स बना रही थी आपकी स्टेम और फोटोसिंथेसिस शो कर रही थी, ग्रीन हो जा रही थी। थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, सिट्रस और बोगनविलिया में यानी बीसी में ये थॉर्न्स बना रही थी, एकदम सही बात है। तो उत्तर बचा आपका पिक्चर ऑफ नेपेंथिस। आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये क्या है, नेपेंथिस का जो पिक्चर होता है इट्स अ लीफ मॉडिफिकेशन, जो कि आप कल पढ़ोगे, है ना। अब लीफ पढ़ोगे ही कल, तो उस मॉडिफिकेशन के बारे में आज तो पता हो ही नहीं सकता था, बट इट इज अ लीफ मॉडिफिकेशन। यानी उत्तर क्या हो गया आपका? सी हो गया। आई एम एक्सपेक्टिंग 90% टू डू दिस क्वेश्चन इन अ मोस्ट करेक्ट फॉर्मेट। 81%, ओहो कोई बात नहीं। ये आपका गृह कार्य है जिसको इंग्लिश में होमवर्क कहा जाता है, एंड दिस गृह कार्य इज फ्रॉम योर मॉड्यूल ऑफ अर्जुना बैच। एंड अगर आप स्टूडेंट्स के पास ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच बुक है, हमारी किताब अगर आप लोग ले चुके हैं, तो स्टेम के सारे क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट करिएगा। और अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में थम्स अप लिख दीजिएगा अलॉन्ग विद अ लाइन कि कंप्लीटेड होमवर्क। ठीक है, चलिए। ऑल राइट एवरीवन, मजे आए बहुत, है ना। और पहली बार हमारी क्लास जल्दी भी खत्म हो गई, और क्योंकि आज मेरी बैक टू बैक क्लासेस है, सो आई एम वेरी 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 मच पैक्ड। आज एक एक्स्ट्रा क्लास आ गई, 4 से 6 अभी आपकी क्लास ली है, 6 से 8 अर्जुना 2.0 के अंदर क्लास है, एंड 8 से 9 मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर के आ रहा हूं ऑन यूट्यूब, जिसका नाम है यकीन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। आप चाहो तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल जो मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा वो आपके ही होंगे, 11th क्लास के ही होंगे। सो इफ यू वांट एवरी चैप्टर टू बी कंसोलिडेटेड विद इन 5 and 6 आवर्स, अगर आपको लगता है कि आपको एक इजी वे में एनसीईआरटी समझनी है, और आप अगर कभी पेपर देने जाते हो एंड आपके पास बहुत टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो मेरी जो वीडियोस हैं अगर आप लाइव नहीं देख पाओ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
है ना, कंपटीशन वाला पे कल पंकज सर ने वीडियो डाली है एंड उसी के टाइटल में हमारे चैनल का लिंक भी गया हुआ है। तो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, पेपर से पहले मैं गारंटी कह रहा हूं, इट विल बी अ लाइफ सेवियर। अगर आपने मेरा लेक्चर जीवन में कभी भी देखा है और पेपर से पहले आपका एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मात्र 2 घंटे के अंदर, मात्र 3 घंटे के अंदर 2x पे आपकी एनसीईआरटी जो है एकदम दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। उस लेवल की सीरीज जो है हम लोग लेकर के आ रहे हैं एंड दैट इज टू कंप्लीट योर बैकलॉग ओनली। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो होगी उसकी एकदम जनरल चैप्टर से होगी, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, देन उसके बाद आपके प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स, देन 12th क्लास के जितने भी चैप्टर्स है। सो इट्स अ कंप्लीट ओवरऑल सीरीज। आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर बैकलॉग कंप्लीशन। और यहां से पढ़ रहे हो, सब कुछ डन है तो कोई दिक्कत नहीं है। चैनल का नाम है यकीन। ठीक है, जो हमारा ड्रॉपर का बैच आता है यकीन बैच, उन स्टूडेंट्स के बैकलॉग कंप्लीशन के लिए वो चैनल जो है वो तैयार किया गया है। जूलॉजी आकांक्षा मैम पढ़ा रही हैं, जिनको आप गुरुमा बोल के संबोधित करते हो। बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। और बॉटनी आपको कंप्लीट 11th 12th मैं पढ़ा रहा हूं। कल से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज रात को लॉन्च है तो लगातार क्लासेस थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके साथ बतिया लिया जाए और बतिया के आया मजा। ओके, नाच के दिखाइए। हाँ बिल्कुल, घाघरा पोडियम पे ही रखा है। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा पे अभी 400 ठुमके लगा के दिखाऊंगा 60 सेकंड के अंदर। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। गिनीज बुक वाले जो है सर्टिफिकेट लेकर बाहर ही खड़े हुए हैं। तो आज मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड आएगी। और शिल्पा शेट्टी जो है वो खड़ी हुई है अपना रिकॉर्ड डिफेंड करने के लिए। उन्होंने 390 ठुमके लगाए थे 60 सेकंड में, मैं 400 ठुमके लगाकर दिखाऊंगा। और नोरा फतेही से क्रैश कोर्स भी किया था मैंने। संडे को मेरी क्लास थी, यानी कल मेरी क्लास थी। 6 घंटे का क्रैश कोर्स था। ऑनलाइन वीडियोस थी रिकॉर्डेड, 2x पे देखी तो 3 घंटे में मेरा कोर्स खत्म हो गया। और दुनिया के सबसे बेहतरीन ठुमके मारने की कला जो है मेरे अंदर आ चुकी है। तो अब तुम मुझे नाचने के लिए बोलोगे तो मैं एकदम बिंदास नाच सकता हूं। अब कोई भी टेंशन नहीं है दोस्त। और धीरे धीरे जो भी टैलेंट तुम मेरे अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो मैं सारे कर लूंगा। अगले हफ्ते मेरी सिंगिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उससे अगले महीने मेरी जो है शायरी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और इसी के साथ साथ और भी नई नई चीजें होती रहेंगी। जो जो आप चाहोगे, जो जो मेरे में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको सुधारने की पूरी कोशिश रहेगी और हमेशा रहती है। जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनने की शपथ ली थी मैंने और मुझे लगता है अब उसको धीरे धीरे साकार करने का वक्त आ चुका है। तो नाचना मैंने सीख लिया है, ठुमके ठुमके लगाने आए हैं अभी। और एक हमारे यहाँ के भैया है मेरठ के ही, वो सिखाते हैं माइकल जैक्सन क्रैश कोर्स। तो मून वॉक करना सीखूंगा। और उन्होंने मार्स वॉक का भी इन्वेंशन किया है। वो मार्स पे भी गए थे, इलॉन मस्क के साथ चल के आए थे। तो वहां पे कैसे चला जाता है वो भी मुझे सिखाएंगे। दोनों की दोनों वॉक्स ही मैं आपको करके दिखाऊंगा बहुत जल्द। और उसके लिए मैंने काले कलर का सूट और टाइट जीन पैंट और काले कलर के चमड़े के जूते मंगा लिए हैं। और एक टोपी भी मंगाई है मैंने, जिसके ऊपर तकदीर का जो पंख है DID वालों ने लगा के ही दिया है, कस्टमाइज करके टोपी मंगाई थी कि उन्होंने बोला नाचोगे तो तुम बहुत फाड़। अब ऑब्वियसली नोरा फतेही क्रैश कोर्स कर लिया है ना। मेरठ वाले भैया का तुमने सब्सक्रिप्शन उठा लिया है भाई, माइकल जैक्सन का मून वॉक और मार्स वॉक का, तो नाचोगे तो बहुत फाड़। तो तकदीर की टोपी गीता माँ ने पहले ही लगा के भेजी थी, एकदम पंख वंख के साथ ही कस्टमाइज करके ही दी है भाई। दुनिया में अपने से बढ़िया डांसर होगा ही नहीं। तुम बिंदास मुंह पे बोला करो भाई नाच, भाई नाच, है ना। लेक्चर खत्म हो गया है टाइम पे, चलो नाचो। है ना, यही तो होता है जीवन में। ये नहीं कि सर आगे क्लास है 10-15 मिनट बाद पानी पी लो, है ना, थोड़ी देर बैठ जाना। नहीं नहीं नहीं, नाचो, खत्म हो गया है ना, चलो नाच के दिखाओ। भाई क्या चाह रहे हो? है ना यार। अगले से अगले हफ्ते ना मैं घर से क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहा हूं। अभी ना मैं गाना इसलिए नहीं गा पाता क्योंकि आसपास ना और टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। फिर कोई बोलेगा अरे वाह सर आप गाना गा रहे थे, मैं शर्म से सिकुड़ जाऊंगा यार। समझो, एक इंट्रोवर्ट आदमी के साथ ऐसा मत खेलो तुम, है ना। तुम्हें ऐसा ही लगता है कि क्लास में क्या मास्टर जी पाठ देते हैं, बहुत जोर जोर से बोल के पढ़ाते हैं, एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, तो बाहर तो क्या ही मस्त भौकाल रहेगा मास्टर जी का। अरे मैं बहुत सिकुड़ जाता हूँ भाई लोगों के सामने। तो ऐसे मेरे को ना परेशान मत करो गाना वाना सुना के बोल के, यहाँ मैं किससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा बाहर। तो इसीलिए एक बार मैं घर से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूं, मेरा स्टूडियो एकदम सेटअप हो रहा है, फिर फाड़ दूंगा मैं। मम्मी पापा के आगे तो मैं वैसे भी चीखता ही हूँ भाई, है ना। बाथरूम सिंगर तो बनते ही उनके आगे। वहां गाना सुनाएंगे तुम्हें डेली, और पक्की बात है चाहे अच्छा लगे गंदा लगे,
बात अच्छे बुरे की नहीं है यार, यहाँ पे ना थोड़ा मेरे को शर्म आती है तो इसीलिए ना मैं यार गाना ऐसा नहीं है गा नहीं सकता, मैं गा नहीं रहा, समझो। खराब गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो गाएंगे यार तुम्हारे लिए, पूरी साल पड़ी हुई है ना, एकदम सुर सम्राट बन जाएंगे। तुम भी क्या सोचोगे, भयंकर। अब आगे देखना तुम, बारिश अपनी रहमो करम पे आएगी, है ना। एकदम राग मल्हारी ऐसी गाऊंगा, बादल रो पड़ेंगे भाई ऊपर से, प्रॉमिस भाई, पक्का। इसमें पूछने का क्या है, डेली नाच गाना शायरी, कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तुम्हारे लिए जरूर रखूंगा भाई मैं, एक एक्टिविटी डेली बेसिस पे, है ना। जादू भी सीख रहा हूँ, जादू भी दिखाऊंगा तुमको, है ना। कैमरा में से मोर निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि क्या है, कबूतर वबूतर बहुत नॉर्मल हो चुका है। अब मोर निकलेगा पूरा, तुम्हारी कॉपी पे बैठ जाएगा निकल के, ठीक है। तो मस्त आराम से पढ़ो यार। वी हैव कंप्लीटेड रूट and we have strengthened our roots of concepts in this chapter, morphology of flowering plants, and today we have completed stem also. In coming lecture we will be talking about leaf, and in the next lecture, क्योंकि इस बार मैं आपको इस हफ्ते के लिए बहुत तंग कर चुका हूं दोस्त, मैं आपको जब सीड पढ़ा रहा हूंगा और फ्रूट पढ़ा रहा हूंगा, आई मेक श्योर कि मैं एक रिकॉर्डेड सेशन डाल दूं आधे घंटे का, जिससे आपको टाइम मिले, ठीक है। तो लीफ हम लोग पढ़ेंगे आराम से एक लेक्चर में लाइव, और फिर मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। इस हफ्ते आपको और भी काम होंगे, आप आराम से एक रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना फ्राइडे को, ठीक है। और आप बोलोगे तो मैं लाइव आ जाऊंगा, दैट्स कंप्लीटली फाइन, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट वीक में जब हम लोग मिल रहे होंगे, उस टाइम पर मैं आपको एक लेक्चर में करा दूंगा पूरा का पूरा फ्लावर, और एक लेक्चर में हम कर लेंगे सारी की सारी प्लांट फैमिलीज, यानी अगले हफ्ते मॉर्फोलॉजी हमारी हो जाएगी खत्म। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और सारी की सारी चीजें जो मैंने आज तक पढ़ाई हैं इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहो। पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फूल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को बहुत इत्मीनान से प्यार से कंसोलिडेट कर रहे होंगे। आपने कहा है लाइव, तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और हाजिर रहेंगे हम आपके लिए हमारे सारे लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया। होमवर्क करके नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख देना कि होमवर्क कंप्लीटेड, और थम्स अप या दिल दे देना, जिससे कि मैं आपका होमवर्क जो है एक बार वैसे ही देख सकूं, वर्चुअली समझ सकूं कि कितने बच्चे काम करते हैं। ऑल राइट, टेक केयर, जय हिंद।